Welcome you all to this batch of CA Intermediate Paper 5 new course of the Institute Auditing and Ethics. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी इस लाइव बैच में जो हर मोड में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड एंड्रॉयड iOS, जिसमें आज से हम शुरुआत करेंगे हमारी जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ ऑडिटिंग एंड एथिक्स। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम हमारे चैप्टर 1 ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के एक बहुत ही ब्रीफ पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आप अभी अभी फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आए, तो हो सकता है कि अपन ऑडिट टर्म से ही बहुत ज़्यादा वाकिफ ना हो। तो सबसे पहले अपन अपनी क्लास में शुरुआत ही करते हैं ऑडिट शब्द को समझने से, और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी बैच के बारे में सब कुछ, हमारे सिलेबस के बारे में सब कुछ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज योर सिलेबस अंडर द न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम May 24। उनमें हमारी बैच में हम कैसे पूरे सिलेबस को क्या ड्यूरेशन में कवर, कितने लेक्चर्स में करने वाले हैं, क्या आपको बुक्स मिलेंगी, ड्रोन चार्ट्स, ब्रह्मास्त्र, क्वेश्चन बैंक, MCQ बुक, एंड आपका एग्जाम पेपर कैसा आता है, और उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। हाउ मेनी टेस्ट वी विल हैव ड्यूरिंग द पर्टिकुलर बैच विच विल बी 5+1 टोटल ऑफ 6 टेस्ट, एंड थोड़ा बहुत फिर आखिरी में मेरे बारे में, और जो भी आपको IT टूल्स फास्ट पर मिलते हैं विच विल बी वन ऑफ द बेस्ट विच यू विल फाइंड अक्रॉस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस। ये डिस्कस करने से पहले एक बार अपन प्रणाम कर देते हैं अपने ICI के इस मॉड्यूल को। तो ये मॉड्यूल है जो दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट देगा, विच इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसके इनिशियल पेजेस में इन्होंने बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल है और अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें कवर की है। अगर आप सिनॉप्सिस ऑफ द कंटेंट देखोगे तो उन्होंने पूरे मॉड्यूल को असेंशली, या पूरे सिलेबस को असेंशली 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया। जो पहला चैप्टर है उसको कहते हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं। इन कंपैरिजन टू द ओल्ड कोर्स आपका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस हुआ है। बधाई बधाई बधाई, क्या इंस्टीट्यूट कभी सिलेबस कम भी करता है, बट यस ऐसा हुआ है। और अगर आप अपने ICI के मॉड्यूल को देखोगे तो आई हैव द होल ऑफ द मॉड्यूल हियर। इस तरह से आपका मॉड्यूल होता है जिसमें सारे चैप्टर्स इस तरह से थ्योरेटिकली समझाए जाते हैं विद ऑल द कंटेंट। हर चैप्टर में शुरू में आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा जो एक बैकग्राउंड देगा, जिससे आप पढ़ के थोड़ा फील कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के इस बारे में, एंड देन वील स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। थोड़ी जनरल बातें, इंट्रोडक्शन वगैरह, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, एंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो अगर आपके पास किताबें हैं तो आप, दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ये जो डेफिनेशन है हमारी ऑडिट की, बस इसकी एक झलक लेंगे, समझेंगे, ताकि आप और मैं पहले ऑडिट समझ सकें। वो समझोगे तो फिर मुझे आपको थोड़ी सी आसानी होगी ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में जो है उनमें क्या क्या अपने को पढ़ना है ये समझाने के लिए। और ये सब हम कहाँ से समझेंगे? सो वी विल बेसिकली बी रेफरिंग टू, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ही हम एडवांस अकाउंट्स में हमारी ब्रह्मास्त्र यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हम ऑडिट में भी सिमिलर ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे, जिसे हम ऑडिट शास्त्र कहते हैं। दिस इज अंडर प्रिपरेशन एंड दिस विल बी मेड अवेलेबल टू यू, और पूरी पढ़ाई हमारी इसी से होगी। बट क्योंकि ऑडिट अपने आप में, तो पहले ये जो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, पहले इसका इस तरह का कुछ स्वरूप होता था। अब इसी कंटेंट को थोड़ा सा और रिफाइन करके, मल्टी कलर करके, कलर कोड्स यूज करके, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके आपके लिए ऑडिट शास्त्र बना दी गई है। एंड नॉट जस्ट दिस, सम फीचर, इनफैक्ट समथिंग विच इज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ CA इंटरमीडिएट इज आवर ड्रोन चार्ट्स। ये ऑडिट को कंसाइज करके बहुत ही ब्रीफ में पूरे ऑडिट को रिवाइज करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ रैंकर्स फॉर द लास्ट 1 month ऑफ देयर रिवीजन और 2 months प्योरली रिलाई ऑन दिस। ये बोलने के चार्ट्स हैं, पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये चार्ट्स ऐसे नहीं है। ये अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड हैं, जस्ट दैट इनको कंसाइज किया है, ग्रामर को कम किया गया, और इसके कंटेंट को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करके आपको दिया गया है, ताकि आप बहुत स्मूथ मैनर में पूरे ऑडिट के सिलेबस को कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट नंबर ऑफ पेजेस में कवर कर सकें, विजुअल मेमोरी क्रिएट कर सकें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें।
हमारे जो रिवीजन वीडियोस आपके साथ शेयर होंगे अंत में, वंस यू आर डन विद ऑल द बैच और फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे, उसके लिए वी विल यूज दीज पर्टिकुलर चार्ट्स व्हाट वी कॉल एज ड्रोन चार्ट। तो वही जो पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वही पहला टॉपिक आपको ड्रोन चार्ट में भी मिलेगा, पूरी डेफिनेशन विद ऑल द समरी नोट्स। लेकिन वहीं पर जस्ट टू गिव यू अ क्विक कंपैरिजन, अगर हम इसे ब्रह्मास्त्र में ऑडिट शास्त्र में देखेंगे तो यू विल कंपैरेटिवली फाइंड इट इन मोर डिटेल्ड फैशन, इसका कंटेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा कवर्ड होगा। एनी विच वेज दोस्तों, ये सब चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे, बात बनती जाएगी, समा बनता जाएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको ऑडिट क्या होता है? क्या तुमने लाइफ में कभी कोई ऑडिट किया है? लेट अस स्टार्ट विद दैट। अरे सर हम मासूम, अभी हम कहाँ से ऑडिट करेंगे सर? तो दोस्तों, कभी तुम होटल गए होगे और तुम्हारे घर वालों ने आखिरी में तुमको बस इतना बोल दिया होगा कि अरे एक काम कर, जरा ये बिल चेक कर ले। हैं? हुआ है क्या ऐसा? ऑफ कोर्स सर, ऐसा तो कई बार होता है। इनफैक्ट हम खुद ही बोल देते लाओ हम चेक करेंगे कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लगा दिया। तो दोस्तों, सही मायने में ये भी एक तरह का क्या है, ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये ऑडिट है, बट मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि ये भी एक तरह का क्या है, ऑडिट है। क्योंकि आप एसेंशियली कर क्या रहे हो, आप उस बिल में चेक कर रहे हो कि उसने जो जो आइटम्स लगाई है, क्या मैंने वाकई रेस्टोरेंट में जब खाना खाने फैमिली के साथ गए थे तो क्या ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी? कुछ तो इतने ज़्यादा बारीक होते हैं, बॉर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट, खून में ही उनके सीए गिरी है, वो बोले मेनू कार्ड लेके आओ और वो एक एक करके रेट भी कंपेयर करता है, बोले ज़्यादा तो नहीं लगाती। थोड़ा आप सीए में और पढ़ाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप उन रेट्स में फिर क्या करोगे, चेक करोगे कि ओ माय गॉड जीएसटी का कैलकुलेशन सही से किया गया है या नहीं किया गया है। और ये सब करके फिर फाइनली क्या करेंगे, यू विल बेसिकली कंक्लूड कि नहीं यार बिल ठीक लगा है। नॉर्मली गलतियां क्या निकलती है, अरे हमने तो यार स्वीट कॉर्न कैंसिल कर दिया था, तुमने इसे बिल कर दिया। अरे मिनरल वाटर बॉटल 3 लगा दी, हमने तो 2 ही मंगाई थी। अरे नान तूने खाई थी क्या रे? तो जब आप ये चीजें कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वेरीफाइंग थिंग्स। आप एक तरह से उस इनवॉइस बिल, होटल के उस बिल को क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। पर यहां पे आप जो एग्जामिनेशन कर रहे हो दोस्त, वो क्यों कर रहे हो? ये एग्जामिनेशन आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको पेमेंट करना है, और उस कारण से आप चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं हम ज्यादा पेमेंट तो ना कर दें। जब यही एग्जामिनेशन मैं खुद के लिए नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में करूंगा, सिर्फ एक बिल का नहीं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही सारी आइटम्स का करूंगा, और मेरा उद्देश्य उसके बेसिस पर कोई बिल पे करना नहीं होगा, लेकिन उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना होगा कि भाई इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो ठीक है, सही है, एज पर नॉर्म्स हैं। तो उसे कहा जाता है सामान्य भाषा में ऑडिट। तो वही डेफिनेशन जो आपने इधर उधर सब जगह देखी, वही डेफिनेशन मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन? वेरी सिंपल। व्हाट इज ऑडिटिंग? तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 1। सर थोड़ा सा सिलेबस, कोर्स, मार्क्स, कवरेज, पेपर सब आएगा, पर पहले टर्म समझ लो तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा समझाना। तो सबसे पहले क्या समझना है हमें, ऑडिट की डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its nature or size of business, which is conducted with a view to form and express an opinion there. सर ये क्या हो गया, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करना है क्या? ऐसे ही याद हो जाएगी? चलो याद करा के बता दूंगा। पहले अभी अपन क्या करते हैं, लेट अस फर्स्ट फोकस, पहले एक बेसिक सी बात करते हैं अपन। क्या अपन पहले फोकस करते हैं किसके ऊपर? इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स को, और उसको समझते हैं, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे याद हुई या नहीं हुई। मैंने कहा ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो एक चीज मुझे समझना पड़ेगी यार, ये इंडिपेंडेंट क्या होता है। दूसरा मुझे समझना पड़ेगा ये एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, हमें किस हद तक जाके डिटेल में चेक करना है।
फिर मैंने एक शब्द यूज किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सवाल ये उठेगा कि क्या ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल मैटर चेक करता है, और विल ही बी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेक नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। इनफैक्ट एक ऑडिटर कमबख्त होता कौन है, हमें इतना तो पता है चार्टेड अकाउंटेंट है, पर ये चीज़ क्या है। तो चलो मैं तुमको ये सारी बातें बता रहा हूँ, तो मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब तुम सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ लोगे ना दोस्त, उसके बाद तुम एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जिसके बेसिस पे कई सारी लिस्टेड कंपनीज की तुम ऑडिट रिपोर्ट बनाने में आ जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब तरह की एंटिटीज का तुम किस पोजीशन पे आ जाओगे, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं तुम्हें अभी लेट मी शो यू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर अ कंपनी जहां पे मैंने अपने जीवन के 3 साल बिताए, आईटीसी लिमिटेड। ये जो आईटीसी लिमिटेड है, जिसकी ये एनुअल रिपोर्ट है, जो अगर आप 11th-12th कॉमर्स में रहे होगे तो शायद आपने प्रोजेक्ट किया होगा एनुअल रिपोर्ट देखने का। तो क्या करते हैं दोस्तों, कोई कंपनी है जैसे शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें पैसा किसका लगा है, कोई खरीदता है क्या, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो क्या आप, तो पैसा जनता का लगा है। पर आप बताइए, अगर आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, आईटीसी के शेयर खरीदे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स खरीदे, तो आपने पैसा दिया है, पर क्या उनके बिजनेस को आप चला रहे हो क्या, नहीं। तो आपके पैसे को यूज करके बिजनेस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करती है। तो भाई हमारा पैसा अगर मैं किसी और को दे रहा हूं चलाने के लिए, तो मैं तो चाहूंगा ना कि जिस किसी और को वो पैसा मैंने दिया है, वो व्यक्ति मुझे मेरे पैसे का उसने क्या उपयोग किया, यूज किया, मुझे बताए। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसे साल में एक बार अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होंगे, और ये प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की होगी। तो जो कंपनी के हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो जिम्मा उठाएंगे अपने कंधों पे कि वो साल भर में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए हैं, उन सबको अकाउंट फॉर करके बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है, मैनेजमेंट। पर पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स। क्या शेयर होल्डर और मैनेजमेंट एक ही होता है, नहीं। भारत में बहुत सारे बिजनेस फैमिली ओन्ड होते हैं, तो जो ओनर है वही वहाँ का मैनेजर है, पर ऐसा हर जगह नहीं है। जैसे आईटीसी को एक्चुअल में स्टार्ट किया था ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, जो यूके बेस्ड कंपनी, पर आज की तारीख में वो इसका कोई मैनेजमेंट नहीं देखती। आज भी उसकी है शेयर होल्डिंग, इसमें 31% शेयर इसके पास रखे, पर वो इनसे भी बहुत बड़ी कंपनी है, उसको फुर्सत ही नहीं है। तो उसने बोला कि भैया तुम इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को मैनेज करो, बस साल के अंत में तुमने साल भर क्या किया उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमें भेज देना, हम देखना चाहेंगे कि हमारे पैसे से तुमने क्या पैसा बनाया या गवाया। तो एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के दे दे, तो क्या अपन मान ले वो सही है। जिस तरह से तुम्हारी कॉपी इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर से चेक कराता है, उसी तरह से एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से चेक कराया जाता है, और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक करता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं ये सही है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट, तो लेट्स से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, ये कुछ इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखते हैं। इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप देख के क्या फील कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर थोड़ा अजीब दिख रहा है, हमने तो पहले शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड देखा था, यहाँ असेट आ रहे हैं, ये इंडेस फॉलो करते हैं, तो इसके लिए इनका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। बट आप देख सकते हो, अभी आप फोकस करें तो क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट।
सेम इसी तरह से जैसे बैलेंस शीट दी गई है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यू विल ऑल्सो गेट टू सी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें दिया गया है रेवेन्यू है, इनकम, एक्सपेंसेस, कंपनीज एक्ट में इस तरह का बनता है। और इसके हिसाब से इन्होंने अपने टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाले हैं जो कुछ 18,000 करोड़ के हैं। बिग डील। अब ये डायरेक्टर ने बना दिया, डायरेक्टर ही कंपनी चला रहा है, वही पैसे को चला रहा है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो हमें तो डाउट है। ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि आप अपने एग्जाम पेपर की कॉपी खुद ही चेक कर लो। तो सीधी सी बात है भैया, अगर एग्जाम पेपर की कॉपी अपने को खुद को ही चेक करना है तो क्या होएगा, सब पास होंगे क्या? नहीं, सबकी रैंक आएगी सर। तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कॉपी आप चेक नहीं कर पाओगे, कोई और चेक करेगा। तो इसके लिए क्या बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के किसको सबमिट कर दे, किसके हवाले कर दे, एक चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में, वो सब अपन डिटेल में समझेंगे। और वो क्या करेगा, आपके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग रिकॉर्ड से चेक करेगा, जैसे कि होटल में आपने बिल को मेन्यू कार्ड में दिए गए रेट से चेक किया था। वो ऑडिटर और कई सारे प्रोसीजर लगाएगा, जैसे आपने पूछा था अरे पापा नान कितनी खाई थी आपने, सेम इसी तरह से ये भी क्या करेगा, दिस गाय इज ऑल्सो गोइंग टू डू अप्लाई वेरियस प्रोसीजर्स। कैसे प्रोसीजर्स लगाएगा, तो ये चेक करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू दिख रहा है इतने का, तो क्या वाकई सेल हुई है, इसमें कोई सेल रिटर्न तो नहीं हुई है, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करी है, क्या किया। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, बड़ा लंबा चौड़ा मेहनत का काम होगा। और ये सब करने के बाद उसको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही बनाए, कि वो बड़ी कंपनी है, सालों से एस्टैब्लिश्ड है, हो सकता है सब कुछ ठीक। तो फिर वो उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। किस में एक्सप्रेस करेगा, एक रिपोर्ट बना के। और इस रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा, तो वो ऐसा ओपिनियन देगा कि भाई हमने ऑडिट किया था अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन्हें स्टैंड अलोन इंड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी कहा गया। ये क्या होता है सर स्टैंड अलोन, ये क्या होता है सर इंड एज, सब आगे समझेंगे। यूँ समझ लो अभी आप ये इंड एज के अनुसार बनाएंगे, जिसमें हमने बैलेंस शीट देखी, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखा, जिसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, जो नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। और हमारे ओपिनियन में, हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार और हमें जो बताया गया उसके अनुसार, हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के अनुसार बनाए गए। हमें लगता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड इन इंडिया बनाए गए। तो आप बताइए ऑडिटर क्या कर रहा है, वो अपनी राय कायम कर रहा है। तो इस लॉजिक से मुझे अब लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि ऑडिटर क्या करेगा, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है दोस्त, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि उसे ओपिनियन फॉर्म करना है। क्या करना है, ही हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओह माय गॉड, सॉरी। और ओपिनियन में क्या बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये शब्द अभी अपन समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब आएगा। बट मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ऑडिट में हम अल्टीमेटली करते क्या है। हमारा काम है मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा उसे चेक करना कि हमें उसमें कोई गलती तो नहीं है, देखना कि क्या उसमें अकाउंटिंग के सिद्धांत सही से लगे हैं, और ये सब करके एक राय अपनी कायम करके एक रिपोर्ट दे देना, जो मैनेजमेंट क्या करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़ के अपने शेयर होल्डर को भेज देगा कि सुनो सुनो सुनो, हमें पैसे देने वालों, हमने साल भर कंपनी को जो चलाया उसका पूरा फाइनेंशियल ब्यौरा दिया है, और हमने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिट कराया है, जिसने भी ओपिनियन दिया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुरुस्त है। वो ऐसा नहीं बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ग्रेट ब्रिलियंट, वो सिर्फ बोलेगा दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये किसने बताया है उसे ऐसा देना है, आईसीआई बताएगा। तुमको सब पढ़ना है। अल्टीमेटली तुम सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ने के बाद जो रिपोर्ट तुम देख रहे थे ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम देख रहे थे, तुम ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है टीम की जरूरत होगी और ऐसी ओपिनियन बना पाओ। तब जब मैं ये बातें करूंगा तो मेरे मन में कई सारे सवाल आएंगे। कैसे सवाल आएंगे कि सर जब मैं आईटीसी का
या कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूंगा, तो आपकी डेफिनेशन कहती है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और उससे ओपिनियन डेवलप करके देना है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि मुझे एग्जामिनेशन करना है, तो किस हद तक जाके एग्जामिनेशन करना है? बोले तो क्या, एक होता है एग्जामिनेशन, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। अब ये एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? चलो भाई, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देयर इज समथिंग विच वी कॉल एज एग्जामिनेशन एंड समथिंग व्हाट वी कॉल एज इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल यह है कि भाई दोनों में क्या फर्क है? चलिए देखें, 1 second, let me just set this up. Oh my God, what did I do? Sorry. One second. Yes. तो मेरे सामने सबसे पहला सवाल आया कि यार मैं एग्जामिन करूंगा या इन्वेस्टिगेट करूंगा, दोनों में फर्क क्या है और ऑडिटर को क्या करना है? तो इन दोनों के फर्क को समझते हैं। समझिए, आप कभी उदाहरण के तौर पे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से फाउंडेशन तो आपने अपने शहर से, गांव से करी, पर आपने बोला चलो फास्ट चलते हैं। तो अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों फास्ट पर पता कटेगा, थोड़ा चलता है। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए जब आप फास्ट पर पधारे दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है, मॉम बड़ी परेशान थी, बोले और बेटा कैसे रहेगा, क्या करेगा, उन्हें बहुत चिंता थी। तो मॉम ने बोला मैं भी चलूंगी, तेरे हॉस्टल में सेटअप करवा दूं। हमने बोला अरे मॉम हम सब संभाल लेंगे। मॉम ने बोला नहीं। हमें भी लगा चलो खाने आने की दिक्कत होगी, चल देते हैं। अच्छा, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे घर से बाहर निकलने का, हम तो कब से चाह रहे थे, घर वाले ही नहीं भेज रहे थे। तो बढ़िया इंटरमीडिएट में आ गए, फास्ट एजुकेशन पे अपन ने बढ़िया फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन कर ली, और उसके बाद हमने क्या किया, तैयारी शुरू करी। मॉम 15-20 दिन तक रही साथ में, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा। मॉम ने देखा सब सेटल हो गया, मॉम ने बोला रुके क्या, हमने बोला रहने दो मॉम, हॉस्टल का किराया भी ज़्यादा लग रहा है, आप जाओ, पापा को ऐसे भी वहाँ पे आपकी जरूरत है। पापा ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मॉम ने बोला हाँ सही बोल रहा है, तू जाना चाहिए। मॉम निकल ली। हम यहाँ एकदम सेटल हो गए हैं और यूँ लग रहा है कि अब तो हम यहीं सेटल हो जाएंगे। इंदौर शहर ऐसा पसंद आ रहा। और कुछ बात भी बन गई है, कोचिंग में जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ पे हमको पढ़ाई के अलावा कुछ और भी पसंद आ गया। अभी मॉम गई, रोज़ाना हमारी बात होती थी, धीरे धीरे पढ़ाई में हम व्यस्त होते गए, बातें रोज़ाना की बजाय 2 दिन में एक बार, फिर 3 दिन में एक बार, फिर हफ्ते हफ्ते होने लगी। एक हफ्ते मॉम ने रात को फ़ोन लगाया, और जब हमें कॉल किया तो वंस अपॉन अ नाइट मॉम ने हमें कॉल किया, और हमारा फ़ोन बिजी आ रहा था कि हमें। मॉम ने वापस से फ़ोन किया, फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर कॉल किया, बिजी आ रहा था, रात के 11 बजे। फाइनली फिर हमने फ़ोन उठाया और हमने मॉम से पूछा, मॉम क्या हुआ, इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहे हो, क्या चिंता है, क्या परेशानी है? अरे सॉरी। हमने बोला मॉम क्या, व्हाट्स द इशू, क्या प्रॉब्लम है?
इतनी रात को फ़ोन लगा रहे हो? मॉम ने बोला अरे मैं चिंता हो रही थी तो रात को फ़ोन नहीं उठा रहा है, 11 साढ़े 11 बज गए, हम फ़ोन लगाए जा रहे हैं तो उठा ही नहीं रहा है, दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सब ठीक तो है ना, सब खैरियत तो है ना? हमने बोला अरे मॉम रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम ने बोला नहीं बंटी कोई तो बात है तो छुपा रहा है, सब ठीक है ना? हमने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त से बात कर रहे थे, कुछ डाउट आ रहे थे दोस्त से पूछ रहे थे। हमने बोला पक्का? हमने बोला हाँ माँ पक्का प्लीज। हमने बोला कुछ भी हो तो बता, मैं आ जाती हूँ। मैंने बोला नहीं मॉम बस आपका गाजर का हलवा भिजवा दो। अरे गाजर के हलवे की बात से तो मॉम पूरी डाइवर्ट हो गई, भूल ही गई कि इतनी बार कॉल लगाया, हम किससे बात कर रहे थे कुछ भी। बोला अच्छा तेरे को याद आती है हमारे गाजर के हलवे की? हमने बोला अरे मम्मी बहुत याद आती है, आपका खाना बहुत मिस करता हूँ। बोले रुक जा कल ही मामा आ रहे हैं भिजवा दो। सेटल हो गया मामला। फिर कुछ हफ्ते निकल गए, उसके बाद फिर घर से क्या हुआ, फोन आया। वही रात के 11 साढ़े 11 बजे थे, फोन चला, फोन अपना बिजी आ रहा था। 11 बजे बिजी, 11:15 बिजी, 11:30 बिजी, 12 बजे बिजी। हमने देखा अरे यार मॉम का फोन होगा। हमने बोला चलो ठीक है, हमारी कहीं बात चल रही थी, हम मजे से लगे हुए थे। फाइनली फिर हमको लगा कि नहीं यार अब उठा लेना चाहिए, तो हमने फाइनली फोन पिकअप कर लिया। और जब हमने फोन पिक किया तो हमने बोला हाँ मम्मी बोलो क्या हो गया, तो सामने से आवाज आई, हम बोल रहे हैं। जैसे ही हमने बाबूजी की आवाज सुनी हमारे तो तोते उड़ गए। हमने बोला बाबूजी आप? मॉम के फोन से आ रहा था, हमें लगा मम्मी का फोन है। पेरी पोना बाबूजी, कैसे इतनी रात को फोन लगाया? ओह कुछ सब ठीक तो है, खैरियत तो है? उन्होंने बोला शट अप, ये बता कि तू बात किससे कर रहा था। हम ला रहे नहीं नहीं बाबूजी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बोले क्या कुछ भी नहीं, 1 घंटे से फोन लगा रहे हैं, बिजी आ रहा है, बात किससे कर रहा था? हम ला रहे बाबूजी हम वो बबलू से बात कर रहे थे, बबलू से। बाबूजी ने बोला कौन बबलू? हमला अरे वो हमारी कोचिंग में आता है ना बाबूजी, तो हम उससे बात कर रहे थे, बबलू से बात कर रहे थे। हाँ बबलू से बात कर रहे थे। बाबूजी ने बोला नंबर दे। बोला बाबूजी इतनी रात को बबलू सो गया होगा? बोला अभी तो तू बोल रहा था बात कर रहा होगा। बोला बात कर रहे थे पर अब सो भी गया होगा ना। नंबर दे। क्या करे, देना पड़ा। तो इस फोन से बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी इधर किससे बात कर रहे हैं? बंटी, हमसे। और हमने क्या बोल दिया भैया, हम किससे बात कर रहे थे? बबलू से। चलिए भैया बबलू से बात कर रहे थे, ये बबलू। तो बाबूजी ने हाथों हाथ किसको फोन मिलाया? बबलू को। और बाबूजी ने पूछा इनफैक्ट कि क्यों बबलू, तुम क्या अभी बंटी से बात कर रहे थे? बबलू ने बोला कौन बोल रहा है भाई? हम बोला बबलू हम बंटी के फादर बोल रहे हैं। बोला अच्छा अच्छा जी अंकल, नमस्ते अंकल। क्या बोले आप? क्या तुम अभी बंटी से बात कर रहे थे? और बोला बात मतलब समझे नहीं हम। हमने बोला अच्छा इसका मतलब तुम फोन पर अभी बंटी से बात नहीं कर रहे थे? उन्होंने बोला हाँ 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 बंटी, अच्छा 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 अच्छा, दोस्त तो ऐसे में काम आ ही जाते। उसने बोला हाँ हाँ कर रहे थे ना, बिल्कुल कर रहे थे। बोले क्या बात कर रहे थे? बोला अरे आपने ही तो बोला डाउट सॉल्व कर रहे थे, तो डाउट ही सॉल्व कर रहे थे। हम बोला अच्छा तो बताओ कौन से सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर रहे थे? अब घबरा गया बबलू। बबलू ने बोला यार क्या बोले? उसने बोला अभी अभी ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट ही बोल देते। उसने बोला वो बाबूजी ऑडिट ऑडिट के डाउट सॉल्व कर रहे थे, ऑडिट के डाउट सॉल्व। बाबूजी ने फिर फोन उठाया, उनसे पूछा क्यों, कौन से सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर रहे थे? अभी बंटे की बैंड बज गई। बोले यार अपन कैसे बताएं? उसने बोला पर बताना तो पड़ेगा, क्या करें? तो उसने बोला यार अभी अभी ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट बोल देते। उसने बोला हाँ बाबूजी ऑडिट ऑडिट के सॉल्व कर रहे थे। बाबूजी को लगा ओह ये तो वाकई सही में पढ़ाई की बात कर रहा था, हमने हमारे ही खून पर क्वेश्चन किया पर बाबूजी को विश्वास है अपने खून पे। बोले यार कुछ तो गड़बड़। बोला अच्छा बताओ ऑडिट पे सॉल्व कर रहे थे तो ऑडिट में कौन से चैप्टर के डाउट? अब ये भाई ने बोला यार अपन क्या बोले, अभी तो शुरू ही हुआ ऑडिट, चैप्टर बता दें। तो अपन बोल देते चैप्टर 1। बोला चैप्टर 1 के क्यों, कौन से चैप्टर के डाउट सॉल्व कर रहे थे? बोले बाबूजी वो चैप्टर 1 के वही चल रहा था। अब इससे पूछा, बोले चैप्टर 1 में बता कौन से टॉपिक के डाउट सॉल्व कर रहा था? अब इसने बोला यार डेफिनेशन ऑफ ऑडिट तो बहुत ही सिंपल है, डाउट बोलेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, शायद वो ये नहीं बोलेगा। तो उसने थोड़ा सा आगे का बोल दिया। उसने बोला रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन के डाउट सॉल्व कर रहे थे अंकल।
और इधर हमने पूछा कि बता बेटा किसके डाउट सॉल्व कर रहे थे, बोले बस अभी डेफिनेशन ही शुरू हुई है, उसमें हमको कोई डाउट आया वो सॉल्व कर रहे थे बस। फिर क्या, बाबूजी ने सब निकाल डाला, इससे बात हो रही थी और आपका फ्रॉड एक्सपोज हो गया। अगले दिन बाबूजी क्लास में ही आ गए और समझ में आ गया कि बंटी बबलू से बात नहीं करता है, किससे बात करता है, हमारा छोरा है कोई और, कोई और, कोई और। तो ये है वो जिससे हमारी बात हो रही थी, बाबूजी ने निकाल लिया। आप बताइए दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में कौन एग्जामिनेशन कर रहा है और कौन इन्वेस्टिगेशन? हु इज डूइंग एग्जामिनेशन एंड हु इज डूइंग इन्वेस्टिगेशन? बताना होगा आपको, कहो ना कहो, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। सर मदर एग्जामिन कर रही थी, क्योंकि मदर ने हमसे पूछा बेटा किससे बात कर रहा था, हमने बता दिया। और देखा जाए तो फादर इन्वेस्टिगेट कर, क्योंकि उन्होंने एकदम खुरेज के निकाला। आप बताइए ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, एग्जामिनर या इन्वेस्टिगेटर? तो डेफिनेशन तो कहती है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और अगर मैंने एग्जामिन किया तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इस तरह के फ्रॉड्स तो निकाल ही नहीं पाऊंगा, और हमारे छोरे तो सब निकल जाएंगे धोखाधड़ी करके। तो क्या ऑडिटर ऐसे बस हल्का फुल्का चेक करेगा या गहराई में जाके चेक करेगा? And that is something which we are discussing now, दोस्तों. And this particular discussion is basically answered with one particular term जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, which is termed as professional skepticism. क्या देखते हैं हम? Basically what we have to see is professional skepticism. क्या मतलब है इसका? डिटेल में अपन इस शब्द को आगे समझेंगे, पर आप एक बेसिक फंडामेंटल बात समझो। वो क्या? बात हो रही है हमारी एग्जामिनेशन वर्सेस इन्वेस्टिगेशन की, और हम बोल रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो कोई बात। उसका मतलब समझिए दोस्तों। एक ऑडिटर को करना तो एग्जामिनेशन ही चाहिए, लेकिन डर यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन ही करते रहोगे तो हो सकता है कि मैनेजमेंट कोई चीज आपसे छुपाए, आपको पता ही ना पड़ पाए, क्योंकि आप उसे उतनी गहराई में चेक नहीं कर पाए जैसे कि इस माताजी और बाबूजी के उदाहरण में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें एक बैलेंस बनाना है। कैसा बैलेंस? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात बताता हूँ। सत्यम आपने सुना होगा, 2008 में सत्यम नाम की एक कंपनी ने बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया। उसने अपनी बुक्स में हजारों के बोगस प्रॉफिट दिखाए, एक्चुअल में थे ही नहीं। बोगस सेल्स, बोगस प्रॉफिट, ताकि लोगों को लगे कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, शेयर की प्राइस बढ़े, लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। ऐसा काम उसके प्रमोटर ने प्लान करके किया, रामलिंगम राजू। एक ना एक दिन चोरी पकड़ी जाती है, उसकी भी पकड़ी गई, और जब फ्रॉड उजागर हुआ तो मालूम पड़ा कि उसकी बैलेंस शीट में कुछ 20,000 करोड़ के गफले थे 2008 में, जिसमें से उसने एक कुछ 3,000 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट दिखाई थी। और ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो उसने बुक्स में दिखाई थी, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मजे की बात है कि उसका ऑडिट भी हो चुका था उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ऑडिटर ने रिपोर्ट भी दे दी थी, और रिपोर्ट में लिख दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, यानी सब ठीक है।
और ऑडिटर भी ऐसा कोई हल्का फुल्का ऑडिटर नहीं, वन ऑफ द बिग फोर। आपने सुना होगा बिग फोर क्या होते हैं? वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फर्म्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्राइस वाटर हाउस, 2 पे डेलॉइट, 3 पे केपीएमजी, 4 पे अर्न्स्ट एंड यंग आती है। तो इस पर्टिकुलर संस्थान सत्यम कंप्यूटर्स का ऑडिटर मालूम है कौन था? प्राइस वाटर हाउस, कभी नाम सुना हो? यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सी और अकाउंटिंग फर्म, वो उसके ऑडिटर थे। और उनको कोई दिक्कत नहीं मिली। 3,000 करोड़ का बैलेंस एक था, उनको लगा ये सही है, जबकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फेक था पूरा। तो बात हुई तो पूछा गया, तो जब ये फ्रॉड उजागर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर के ऊपर उंगलियां उठी। ऑडिटर से सवाल पूछे गए कि भाई ऑडिटर, ये तूने क्या किया, तूने कैसे चेक किया? तेरे को 3,000 करोड़ की एफडी दिखी नहीं, तूने चेक की होगी बैलेंस शीट तो देखा होगा ना कि फिक्स डिपॉजिट है या नहीं है, वेरीफाई किया होगा। कैसे वेरीफाई किया? तो आईसीआई बैठा और सामने प्राइस वाटर हाउस था और डिस्कशन शुरू हुआ। आईसीआई ने बोला आपने ये 3,000 करोड़ की एफडी कैसे वेरीफाई करी भाई? तो प्राइस वाटर हाउस के पार्टनर जिन्होंने सीए, जिन्होंने ऑडिट संभाला था, उन्होंने बोला भाई हमने तो चेक किया था और हमने कंपनी को बोला था कि आपकी बुक्स में ये इतने की एफडी आ रही है, तो उन्होंने हमको ओरिजिनल रिसीप्ट दिखाई एफडी की सर्टिफिकेट, और हमने बुक्स में एंट्री भी चेक की थी, उन्होंने पेमेंट भी किया था इतने का। अब हमें क्या मालूम कि वो सर्टिफिकेट फेक था, एंट्री फेक थी। हम कोई सीआईडी प्रद्युमन तो है नहीं, ना ही हमारे पास सारू की जैसी कोई लैब है जिसमें हम बोले कि भैया हम जाके सर्टिफिकेट को टेस्ट करेंगे। ये हमारा काम थोड़ी ना है, हम सेमिनर इन्वेस्टिगेटर नहीं है। हम ये सब चेक नहीं कर सकते कि यार एफडी उसने ओरिजिनल दी या फेक दी। हमको लगा सही है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ऑडिटर ने एग्जामिन किया, एफडी की उसको रिसीप्ट मिल गई, अब कंपनी ने उसे फेक करके बना दी थी, जैसे आप लोगों ने कभी फेक मार्कशीट बनाई होगी अपनी? अरे नहीं सर। तो क्या इसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार है या उसे कुछ और चेक करना चाहिए था? आप बताइए। शिवम कहता है सर उसे बैंक से वेरीफाई करना चाहिए था। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही बात है, हमें बैंक से वेरीफाई करना चाहिए था। क्यों वेरीफाई करना चाहिए था? क्योंकि 3,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़े ना है। अपन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चेक करके थोड़े ना मांगेंगे, बड़ा अमाउंट है तो अपने को ज्यादा चेकिंग करना चाहिए। तो हमने पूछा पीडब्ल्यू के पार्टनर से, क्यों आपको ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि अपन क्रॉस चेक कर ले? तो उन्होंने बोला हाँ किया था हमने। हमने बैंक से भी कंफर्मेशन मांगी थी और बैंक के मैनेजर ने कंफर्मेशन भी दी कि हमारे पास इतनी एफडी है सत्यम की। हमें क्या मालूम बैंक मैनेजर भी मिला हो। अब आप बताइए दोस्तों, ऑडिटर इससे ज़्यादा क्या करेगा? अब हमको इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं कि बैंक मैनेजर को एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट पर बिठा दे और उससे कसम खिलवा दे, जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा इन्वेस्टिगेटर पुलिसमैन कर सकता है। हम तो क्या है, हम पुलिसमैन थोड़ी ना है यार, हम एग्जामिनर है। तो क्या इस मुद्दे पर ऑडिटर को गिल्टी मानना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट ही अगर सारी चीजें झूठ फरेबी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो फिर उसके लिए ऑडिटर कैसे जिम्मेदार ठहराया जाए? चलिए, अक्षय बोल रहा है कि सर मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर जिम्मेदार थोड़ी ना होगा। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो आईसीआई ने बोला एक मिनट, इसकी बैलेंस शीट में 3,000 करोड़ की एफडी दिख रही है और 12,000 करोड़ का बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, ये तो कुछ अजीब है। तो उसने पीडब्ल्यूसी के पार्टनर से पूछा कि यार एक बात बताओ, 3,000 करोड़ की एफडी है जिसपे जो ब्याज मिल रहा है उससे 2% ज्यादा ब्याज बैंक ओवरड्राफ्ट पर लग रहा है। तो ओवरड्राफ्ट पे अगर 2,000 रुपए का ब्याज लग रहा है, 2% ज्यादा ब्याज लग रहा है, तो सामान्य सी बात है क्या करना चाहिए था? आइडियली सत्यम को ये फिक्स डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट में जमा कर देना चाहिए था ताकि उसका ब्याज बचे। क्योंकि अगर एफडी में वो 8% कमा रहा है तो ओडी पे उसे 10% ब्याज देना पड़ रहा है। तो बोले यार आपने ये चीज नहीं देखी, आपने ये नहीं पूछा कि यार एफडी क्यों कर रखी है? जब उधार ले रखा है, उधार लेके कौन एफडी करता है, वो भी कम ब्याज पे? जमा करना चाहिए था।
पीडब्ल्यू ने बोला हाँ हमको भी ये डाउट आया था और हमने बकायदा पूछा भी मैनेजमेंट से कि क्यों आपने एफडी क्यों करी है, ओडी में जमा करके ब्याज बचा लेते आप। तो मैनेजमेंट ने हमको बताया कि उन्हें है ना कोई आउट ऑफ इंडिया की एक कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर करना है, बिना उसके मैनेजमेंट की इच्छा के लेना है। उसके क्या है, दो बेसिकली प्रमोटर है जिनके पास 30-30% शेयर है, एक प्रमोटर राजी है शेयर बेचने को, दूसरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही उसकी मार्केट में शेयर की प्राइस गिरेगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, तो हम मार्केट से इसके शेयर उठा उठा के 50% से ज़्यादा शेयर लेकर उस कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। तो हमको लगा कि यार बात तो ठीक बोल रहा है। तो हमने पूछा भाई ऐसा है तो जमा कर दो, बाद में पैसे फिर जब ज़रूरत पड़े निकाल लेना। तो उन्होंने बोला भाई हमारी ओडी की टर्म अलाउ नहीं करती कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ओवरड्राफ्ट से पैसा निकाल लें। बैंक ने मना कर रखा है। बिजनेस में यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए ओडी यूज़ नहीं होती है। तो 3,000 करोड़ पे 2% से 60 करोड़ का साल का ब्याज ज़्यादा लग रहा है, पर उसके पीछे हम इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमने एफडी लगा रखी। आईसीआई ने बोला वाह, तुमको मैनेजमेंट ने कहानी सुनाई और तुमने कहानी सुन के मान गए। तुमने पूछा नहीं भैया ये क्या है, रेजोल्यूशन पास करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेते हैं ना तो उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसीजन लेते हैं, उसकी बकायदा मिनट्स बनती है, कंपनी सेक्रेटरी उस मिनट्स को रिकॉर्ड में अपने फाइल करता है। हमने बोला बिल्कुल, हमने कंपनी सेक्रेटरी से मांगी और उसने मिनट्स भी दी। ये देखो मिनट्स की कॉपी, आईसीआई को दिखाई कॉपी, वो बोले ये देखो इसमें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर hereby resolve not to invest these particular or use these particular funds to repay any existing liability but to use these particular funds when there is a business opportunity to acquire companies overseas, hence it is temporarily invested in a fixed deposit. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास है, अब भैया मैनेजमेंट है वो पैसा मैनेज कर रहा है तो वो डिसीजन लेगा ना। हम क्वेश्चन थोड़े ना कर सकते हैं कि उसने क्यों एफडी की। अब हमको क्या मालूम, कमबख्त सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मिले हुए। अब अगर टॉप मैनेजमेंट भी मिला हुआ है तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा, मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ भाई। मैं कैसे सोचूंगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, मुझे तो जो दिखाया जाएगा मैं वो एग्जामिन करूंगा। मैंने सब एग्जामिन किया। ऑडिटर ने बोला लाओ जरा दिखाओ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की जो मिनट्स डॉक्यूमेंट हुई। और जब वो मिनट्स डॉक्यूमेंट की तो आईसीआई ने देखा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कंपनी के 10 डायरेक्टर में से सिर्फ 3 डायरेक्टर को ही बुलाया था और वो 3 ही आए। और जो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जो प्रमोटर के रिलेटेड पार्टीज नहीं थे, उनमें से किसी को नहीं बुलाया। ऑब्वियस सी बात है वो आई भी नहीं। आईसीआई ने बोला ये बात बान ये चेक किया आपने। हमने बोला यार हम इतना थोड़ी ना चेक करेंगे कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। आईसीआई ने बोल दिया गिल्टी। हैं, क्या बात कर रहे हो सर, इतना चेक करना पड़ता है क्या? तो दोस्तों एक चीज समझो, ऑडिट इज नॉट कॉमन सेंस। क्योंकि कॉमन सेंस से अगर चीज़ों को चेक करना है तो इसके लिए ऑडिट पढ़ना क्या है, सीए की डिग्री लेना क्या, हर कोई चेक कर लेगा। वी नीड टू अप्लाई प्रोफेशनल सेंस। और प्रोफेशनल सेंस क्या कहता है, उसी चीज़ को कहा जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली सेज that what you should keep in mind always is, as an auditor you are responsible, as an auditor you are responsible to do what? You are basically responsible to examine. एज एन ऑडिटर आपके लिए जिम्मेदारी क्या है? आपको एग्जामिन करना है। एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो यू जस्ट हैव टू एग्जामिन, दैट्स अबाउट इट। लेकिन अगर आपको एग्जामिन करते करते किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई डाउट आ जाता है तो फिर आपकी जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है दोस्त, कि आप फिर क्या करेंगे? इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड ऑल्सो डू वॉट यू शुड डू सॉरी, इन केस अगर आपको कभी डाउट आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप डिटेल में उन्हीं चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। यानी ज़रूरत पड़ने पे आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फर्दर इन्वेस्टिगेट, एंड दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी ऑडिटर्स। चलिए ठीक हो गया।
तो क्या कहा गया है, आपको क्या करना है दोस्त, यू हैव टू डू एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। तो हमें एग्जामिन ही करना है, हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना। पर अगर कभी डाउट आएगा तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करने भी चले जाएंगे, और इसी चीज़ को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कहते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे, अभी एक भी चीज़ अपने को नोट नहीं करना है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि ऑडिट कॉमन सेंस नहीं है कि मैं होटल गया और होटल का बिल चेक कर दिया तो एक तरह से ऑडिट कर दिया। बोलने में ठीक है ये, पर ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। ऑडिट में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल सेंस लगेगा। तो हमें एज एन ऑडिटर क्या करना है, वी नीड टू चेक थिंग्स, बी चेक करने के बाद डाउट हो तो फिर फर्दर डीप डाइव करना है और चीज़ों को ढूंढना है। ऐसी प्रक्रिया से जब हम चीज़ें करेंगे तब जाके हम कहेंगे कि हम ऑडिट कर पा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन डज नॉट जस्ट मीन्स कि ऊपर ऊपर देखना है, इट मीन्स कि हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी सेंस के साथ एग्जामिन करना। एक बेसिक डिफरेंस बता सकते हो क्या आप एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बीच में? रुकता हूं मैं चार्ट्स में, देखता हूं क्या जवाब देते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंसेस बताइए। चलिए देखते हैं क्या आपके मन में आते हैं। ओ हो, धीरे धीरे भैया, थोड़ा आराम से। ये बहुत सही है। अनुभा कह रही है कि इंटेंशन। क्या बात है, मुझे उम्मीद ही नहीं है कि इंटर में इतना ज्ञान बच्चों को। इंटेंशन बिल्कुल सही कहा बेटा। इंटेंशन क्या मतलब इसका? इन्वेस्टिगेटर मान के चलता है सामने वाला झूठा फरेबी बदमाश है। जैसे पुलिस वाला है ना, तुम समझो रात को सपोज 12:30 बजे तुम बाइक से कहीं आ रहे हो और थोड़ा लड़खड़ा गए, पुलिस वाला तुमको रोक के यूं पकड़ेगा, कहाँ से आ रहा है? हमने बोला अरे दोस्त कैसे से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमला अच्छा दोस्त कैसे आ रहा है, क्या पी के आ रहा है? हमला पी के आ रहा है मतलब? हमला बता, इधर बता क्या पी के आ रहा है? हमला क्या बता? हाँ करो हाँ। उसने बोला चलो ब्लड टेस्ट कराएंगे तुम्हारा। हमने बोला यार कैसी बातें कर रहे हो, काय का टेस्ट कराना भैया, हम हमारे दोस्त के यहाँ से आ रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पढ़ने गए थे, पढ़ के आ गए, लेट नाइट स्टडी होती है, वापस घर जा रहे हैं। वो पुलिस वाला नहीं मानने वाला। उसी की वजह वहाँ तुम्हारा कोई रिलेटिव होता, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल माता पिता थे और उन्होंने देख लिया, उन्होंने पूछा, हमने बोला भाई ऐसा, उन्होंने बोला हाँ कर, एग्जामिन किया उन्होंने, हमने एग्जामिन करवाया उनको, उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला अरे यार आप बहुत शक करते हो अपने खून पर। डैड ने बोला अरे लड़का आ रहा था, हमको लगा कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं। हमने बोला अरे कुछ नहीं, वो तो उधर गड्ढा आ गया था इसलिए थोड़ा सा ऐसी बाइक हो गई। पर पुलिस वाला इतने में नहीं मांगेगा, वो तो ब्रेक टेस्ट कराएगा, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे वो चलते रहेगा, क्योंकि उसको डाउट है भैया। इन्वेस्टिगेटर मान के, क्योंकि वो डे इन डे आउट ऐसे लोगों से डील करते हैं जो नए नए तरह के बहाने लेके आते हैं, उसको सब पता है। पर हम एज एन ऑडिटर ऐसे इन्वेस्टिगेटर नहीं बन जाएंगे। तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटर है, हम कैसे हैं भैया, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं। तो इसका मतलब क्या ऑडिटर कोई भी चीज चेक नहीं करे? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन आपको करना है, बिना एग्जामिन किए आप रिपोर्ट नहीं दे सकते। मैं कभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब सर में बहुत दर्द होता है, कोई दवाई लिख दो। उन्होंने बोला एक काम करो लेट जाओ चेकअप करेंगे। हमने बोला क्या लेट जाओ भैया, सर में दर्द है, दवाई लिख दो, लेटना क्या इसमें? बोला भैया चेकअप के बिना दवाई थोड़ी ना देंगे। हमने बोला क्यों, चेकअप क्या करना है? बोल रहे हैं ये बीमारी है इसकी दवाई लिखना है, चेकअप क्या करना है इसमें? उसने बोला भाई तेरे बाहर नहीं अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है भाई, डॉक्टर ऐसे नहीं है, तूने जो बोला उसके हिसाब से दवाई दे देगा, चेक कर। कभी तुम्हारी आंखों का नंबर बढ़ गया तो सर दर्द हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल गिर गया तो सर दर्द हो सकता है, बीपी तुम्हारा अगर बढ़ रहा है तो भी हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा हमें। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लिया उसने, हमारा आगे ऐसे ऐसे करके मालूम नहीं क्या दिखा उसको, करवाया सब, उसने चेक किया, उसने बोला ठीक है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, दवाई लिखते। एक चीज समझो, कभी भी डॉक्टर आपके सुनने के आधार पर आपको दवाई नहीं देगा, वो एग्जामिन करेगा उसके बाद देगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। वैसे ही एक चार्टेड अकाउंटेंट जब ऑडिट करने जाता है और मैनेजमेंट को बोलता है मैनेजमेंट तुमने अपनी बुक्स में इन्वेंट्री दिखा रखी है 50 करोड़ की, बताओ कहाँ है ये इन्वेंट्री? मैनेजमेंट बोलता है क्यों, हम झूठे हैं, फरेबी है, बदमाश है, तुमको हम पे विश्वास नहीं है? तो हम बोलेंगे भाई एक काम कर, तेरे को अगर ऐसा लग रहा है ना तो तू खुद ही ऑडिट रिपोर्ट दे दे। भाई मेरा काम है चेक करने का, बिना चेक किए मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा इन्वेंट्री तुम्हारी, तब तक मैं नहीं सर्टिफाई करूंगा, ओपिनियन दूंगा कि इन्वेंट्री सही है। ठीक है भैया जाओ चेक करो, हमारा काम है भैया चेक करो।
और अगर हमें फिर कोई डाउट लगेगा तो जैसे डॉक्टर साहब ने दवाई दी, ठीक नहीं हुआ, फिर हम हफ्ते भर बाद आए, फिर मांगा हमने दवाई, उन्होंने डोज बढ़ाई, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर हम 2 हफ्ते बाद गए, हमने बोला यार क्या है यार, आपको आता नहीं आता, एक सर दर्द ठीक नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारी क्लासेस छूट रही है, डॉक्टर साहब ने बोला यार रुको, इसकी थोड़ी तहकीकात करना पड़ेगी, ऐसा क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला रुको, हम ब्लड टेस्ट कराना चाहेंगे। ब्लड टेस्ट का क्या लेना देना सर से, ब्रेन टेस्ट कराओ, कराना है तो एमआरआई कराओ। उन्होंने बोला रुक बेटा, वो भी कराएंगे, जरूरत पड़ेगी। ब्लड टेस्ट कराया, सब आ गया सामने उनके, उन्होंने बुलाया हमको, उन्होंने बोला बैठो बेटा। हमने हाँ बताओ, कुछ पता पड़ा आपको? उन्होंने बोला हाँ बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा सर दर्द नॉर्मली कब होता है? हमने बोला ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं ऐसा, तुम्हारी क्लास आखिरी कब मिस हुई थी? बोला ये मंडे की मिस हुई थी। बोला उससे पहले? उससे पहले 16 अगस्त को मिस हुई थी हमारी, और उससे पहले फिर सर हमारी हाँ पिछले मंडे की भी मिस हुई थी। अच्छा सुबह की मिस हुई थी या शाम की? हमने बोला हाँ, सुबह की हुई थी सर, शाम की तो रेगुलर चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। बोला ओके, ऐसे मंडे सुबह की क्लास तुम्हारी 2-3 मंडे से मिस हो रही है, तो संडे कहाँ गए थे? बोला कुछ नहीं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने। बोला अच्छा, घूमने फिरने गए तो कुछ बाहर खाया पिया भी हो? हमला हाँ, वो तो हमको एक दोस्त के यहाँ बैठ जाते हैं और वहीं पे मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी जोमेटो, खा लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला और कुछ खाते होते साथ में, पीते भी होगे? हमने कहा हाँ, अमूल कूल, अमूल कूल बहुत पसंद है हमको, पिस्ता फ्लेवर ग्रीन कलर का आता है, बहुत पसंद है हमको। डॉक्टर साहब ने बोला बेटा अमूल कूल में पिस्ता तो फ्लेवर ही नहीं आता, उसको इलायची बोलते हैं। हमने बोला अरे जो भी है वो ग्रीन कलर का बहुत पसंद है हमको। डॉक्टर साहब ने बोला सही सही बता दो, नहीं तो अभी बता देंगे कि संडे रात को तुम कहाँ जाते हो, क्या पीते हो, जिससे तुम्हारा अगले दिन सुबह सर दुखता है। सब समझ में आ गया हमको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, झूठ मत बोलना, बकार्डी है ना? हमने बोला अरे नहीं नहीं, एब्सोल्यूट। मतलब समझ में आया दोस्तों? सरदर्द का कारण क्या है? हैंगओवर। वो शुरू में आपको एग्जामिनेशन से पकड़ में नहीं आएगा, पर अगर आपको डाउट होगा तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे पाएगा। बस ऑडिटर भी ऐसे ही करता है। तो ये करना इतना आसान नहीं है, इसको करने के लिए आपको बहुत चीजें समझना पड़ेगी, क्योंकि कितनी सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें किस गहराई तक उतरना है, ये सब समझने के लिए आपका ये ऑडिट का चैप्टर है। ये आपको ऐसे एक एक चीज में बताएगा कि कैसे अपने को डिटेल में चीजों को चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। एक ऑडिटर क्या करता है बेटा? एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, कभी इन्वेस्टिगेट भी करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। आगे पढ़ेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अभी आप देख लीजिए क्या मतलब है। ए, इट मीन्स क्रॉस चेकिंग एवरीथिंग, बिना चेक किए रिपोर्ट नहीं देंगे। दूसरा, अलर्ट रहना, कुछ अनयूजुअल दिखे, और अगर कुछ अनयूजुअल दिखे तो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर। आया ये समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। अभी लिखना मत दोस्त, आज पहले दिन है, थोड़ा सा बेस बन जाए, तुम समझ जाओ ऑडिट की परिभाषा को, थोड़ी सब टर्मिनोलॉजी में आपके सामने लेके आ जाऊं, फिर अपन थोड़ा आगे डिस्कस कर पाएंगे। ऑडिटर क्या चेक करता है? तो सर ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करने का मतलब क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिए। आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, डाउट तो क्लियर है, चलो ओके। आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो, तो क्या आपको उस बैंक में ये चेक करना है कि भैया बैंक ने लोन दिया है, रिपेमेंट आ रहा है, ब्याज लग रहा है, अकाउंटिंग सही हो रही है, या ये भी चेक करने की जरूरत है कि बैंक सही लोगों को लोन दे रही है या नहीं दे रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। कुणाल, लक्ष्य, शिवम, अनुभा, कहाँ कहाँ से हैं? एक तो आप लोग सर इंट्रोडक्शन दें आप लोग सभी अपना। बताइए।
सवाल क्या है मेरा? मैं अगर ऑडिट कर रहा हूँ बैंक का, क्यों? क्योंकि बैंक के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मुझे चेक करके बताना है सही है या नहीं और रिपोर्ट देनी है। तो क्या मुझे सिर्फ ये चेक करना है? बुक्स के बारे में बताऊंगा बेटा अभी आपको। बुक्स में ब्रीफ में तो बताया मैंने आपको। You'll get a audit शास्त्र which is like the ब्रह्मास्त्र, द्रोण चार्ट्स और क्वेश्चन बैंक विद एमसीक्यू बुक। ये 3 किताबें मिलेगी। अभी किताबें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बेस समझो आप, उसके बाद है ना मैं आपको ओपन पीडीएफ शेयर कर दूंगा थोड़े शुरू के लेक्चर्स की, आप डाउनलोड करके देख पाओगे, तब तक फिर किताबें आ जाएंगी। तो मेरा सवाल है ये कि क्या एक बैंक में मुझे ये चेक करने की ज़रूरत है क्या कि वो लोन सही लोगों को दे रहा है या नहीं? या मुझे क्या लेना देना, मुझे तो देखना है जिनको लोन दिया बुक्स में रिकॉर्ड किया उनसे पैसा आ रहा है तो बढ़िया है, पैसा नहीं आ रहा तो कोई बैड डेट का प्रोविजन तो नहीं बनाना है, वो बनाना है तो वो बनवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करने में मेरे सामने कई सारे सवाल आते हैं। पहला, क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने की ज़रूरत है? और ये शब्द आपके सामने बहुत बार आएगा, इसलिए अपन इसको आज ही अच्छे से समझ लेंगे तो अपने को आगे बहुत इजी होगा दिल से समझना कि इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या है। अदरवाइज वही है, आपने पढ़ा शब्द और चलते गए। आज का हमारा ये बेसिक डिस्कशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी दिमाग में अंदर चली जाए। तो सबसे पहले अपन इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं, बाद में दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। आप समझिए कि ये एक ऐसी दुकान है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। हटाओ, अपन तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंदौर की एक बहुत ही फेमस दुकान है दोस्तों, अपन उसकी बात। जॉनी भाई की हॉट डॉग की दुकान, बड़ी ही फेमस दुकान है दोस्तों, जॉनी हॉट डॉग। ये कैसी है दुकान? तो इस तरह की शॉप है ये। तो 56 दुकान नाम के आउटलेट है जहाँ पे इस तरह की आप देखेंगे ये दुकान है। इधर देखेंगे आप ये दुकान में तो क्या है, ये ऐसे लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें से एक जॉनी भाई की दुकान है। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, हॉट डॉग बेचते हैं। दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी दुकान नहीं है, इनके हॉट डॉग कोई ऐसे वैसे हॉट डॉग नहीं है, ये जॉनी भाई स्वयं है। इनको उबेर ईट से अवार्ड मिला था। क्या अवार्ड? ये इंदौर की शान 56 दुकान, यहाँ से दिख रहा है बढ़िया, इसी को रखते हैं सामने, थोड़ी सी भूख भी लगेगी अपने। चलो दोस्तों अब आप समझो कहानी क्या है। हो ये रहा है दोस्तों कि जॉनी हॉट डॉग एक रोड साइड शॉप है जिसमें आप जाते हैं और बोलते हैं जॉनी भाई 3 हॉट डॉग देना, और जॉनी भाई क्या करते हैं, 3 हॉट डॉग दे देते हैं। 30 रुपीज़ का एक हॉट डॉग है, आपने 100 रुपये दिए, जॉनी भाई ने 10 वापस दिया, आप निकल लिए। उबेर ईट से इनको अवार्ड मिला था, इनके सिंगल डे पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। इनफैक्ट इनको ओवरऑल हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज का अवार्ड मिला था। अक्रॉस इंडिया जितने उबेर ईट्स के स्टोर है उन सब में ये अकेले बंदे के ही हैड द हाईएस्ट ऑर्डर्स। 2 अवार्ड थे, एक सिंगल डे पे हाईएस्ट ऑर्डर और एवरेज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इतनी ज़्यादा ये डिलीवरी करता है इतनी छोटी सी दुकान से। और ये वही 30 रुपये का ये क्या है, ये ऐसा हॉट डॉग देता है। तो अपन सिया बन गए, सिया बनने के बाद दोस्तों ने बहुत पार्टी मांगी, अपन ने दी नहीं। दोस्तों ने बोला अबे तू सबकी पार्टी में आता है, खुद तो दे दे। हमने बोला अब देना ही पड़ेगी, ऐसी बात बोल दी। हमने बोला जॉनी हॉट डॉग खिला देते, क्या फर्क पड़ रहा है, 30 रुपये का एक है, कितने खा लेंगे। 25 दोस्तों को बुलाया, 50 आ गए। हम बोला खाओ भाइयों, दिल खोल के खाओ, कितने खा लोगे, 2 खा लोगे, खा लो। एवरेज सब 4 खा गए, 200 हॉट डॉग खा लिए, 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये का बिल बन गया। हमने जॉनी भाई को बोला जॉनी भाई 200 हॉट डॉग खाए दोस्तों ने, ये 6,000। जॉनी भाई ने हमको बुलाया और बोला क्या बात है भाई बंटी, आज बड़ी पार्टी शार्टी चल रही है। हमने कहा अरे जॉनी भाई कुछ नहीं, जानते हो अपने को, अपन ने बहुत हॉट डॉग खाया बचपन से वहाँ पे। हम बोला अरे जॉनी भाई कुछ खास नहीं, बस ऐसा था कि वो हमारा रिजल्ट आया था तो सीए बन गए।
तो उसकी खुशी में हमने ये पार्टी रख दी। हम बोला क्या बात कर रहे हो, सीए बन गए? हमने बोला हाँ। तो बोले क्या आगे का क्या प्लान है? बोला वो देखो अभी बने हैं, आप समझते हैं। बोले अरे क्या मतलब, जॉब वॉब में जाओगे? बोला देखेंगे, लगेगी तो जॉब, नहीं तो प्रैक्टिस, नहीं जमी तो कोचिंग पढ़ाएंगे। जॉनी भाई ने बोला चलो बढ़िया है। हम बोला यार जॉनी भाई देखो ऐसे सही बताया तो प्रैक्टिस ही करेंगे, क्या है फादर भी चाहिए, चली रही है प्रैक्टिस उनकी, तो उनको ही साथ में जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिस ही करना है, जॉब वॉब में तो नहीं जा रहे। जॉनी भाई ने बोला यार बढ़िया है, तुम तो यहीं पे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक काम करो ना हमारा भी ऑडिट कर दो। हमने बोला अरे यार जॉनी भाई आपकी क्या कंपनी है क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं अपनी तो कुछ नहीं है, प्रोपराइटरशिप है, बस अपने नाम से ही है कुछ, और ऐसा तो कुछ है भी नहीं, अपन ने कुछ किया भी नहीं। हमला अरे जॉनी भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है ना तो देखो 2 करोड़ तक तो ऑडिट की जरूरत इनकम टैक्स में भी नहीं होती है, अपन इनकम डिक्लेयर कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाए तो ऑडिट कराना है। जॉनी भाई ने बोला फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा तो टर्नओवर कभी भी 1-1.5 करोड़ से ऊपर जाता ही नहीं है महीने का। हमला क्या बोले? बोला 1-1.5 करोड़ से ऊपर 1-1.5 करोड़ मैक्सिमम, इससे ऊपर कभी टर्नओवर नहीं किया हमारा किसी भी महीने में। जॉनी भाई ने बोला है? हमने बोला इनफैक्ट है 1-1.5 करोड़ महीने का, यानी कि आप साल का क्या 12-15 करोड़ कर देते हो? बोले हाँ इतना तो हो ही जाता है आराम से। हमला यार क्या किया सीए करके। हमला यार जॉनी भाई आपको तो ऑडिट कराना पड़ेगा, आपने नहीं कराया। तो बोले यार आप कर दो। हमने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन हम जॉनी भाई के यहाँ ऑडिट करने गए। हमने बोला जॉनी भाई आपकी बुक्स वगैरह कहाँ रखते हो? बोले यही बस अपनी यही दुकान है, यहीं पे नीचे रखी हुई है, देख लो। रोज गले में वो एक रजिस्टर में लिख देते हैं आज इतने रुपए आए, इतना माल बिका। हम गए, हमने चेक किया, हमने बोला भाई आज कितना माल बिका है, देखा। हमने बोला चलो वहां खड़े होके थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो हम दूर पीछे वहां से छुप छुप के ऐसे झांक झांक के, यूं झांक झांक के देखने लग गए क्या चल रहा है, और ऐसे छुप गए। हम लोग छुप के हम क्या करते हैं, देखते क्या चल रहा है वहां पे। और दोस्तों जब हमने छुप छुप के देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या पाया वहां पर, हमने देखा कि जॉनी भाई के यहाँ कई सारे लोग आते हैं और बोलते हैं जॉनी भाई दो हॉट डॉग खाते हैं, और निकल लेते पैसे दिए बिना। क्योंकि जॉनी भाई पहले हॉट डॉग देते बाद में पैसे। हमने जॉनी भाई को फोन लगाया, हमने बोला जॉनी भाई अभी के अभी इधर आओ। हमने बोला क्या हुआ? हमने बोला अभी के अभी आओ। वाई? हम बोले क्या हो गया? हमने बोला जॉनी भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला क्या? हमने बोला अरे हमें विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला हुआ क्या? हमने बोला अरे आपको बताएंगे तो आपका विश्वास नहीं होगा, जमीन खिसक जाएगी आपके पांव के नीचे से, आपको लगेगा ऐसा भी हो सकता है क्या। बोला यार बताओ तो सही हुआ क्या। हमने बोला जब हमने ऑडिट किया तो हमने चेक किया आपके कंट्रोल्स बहुत खराब है, यू हैव नो गुड इंटरनल कंट्रोल्स। उन्होंने बोला ये क्या होता है? हमने बोला भाई आपके यहाँ पे यही कंट्रोल नहीं है कि आदमी खाना खा रहा है, हॉट डॉग खा के जा रहा है, बिना पैसे दिए निकल गया, क्या कर रहे हो आप? जानी भाई ने बोला ये कैसे पॉसिबल है? हमने बोला हमें मालूम ही तो आपका यही रिएक्शन होगा, इनफैक्ट हमने देखा है आपके यहाँ पे 10 में से 2 लोग बिना पैसे दिए हॉट डॉग खा के चले जाते। जानी भाई ने बोला थैंक गॉड, हमें लगता था 10 में से 4 लोग बिना पैसे दिए हॉट डॉग खा के जाते। हम लोग क्या आपको मालूम है कि लोग आते हैं हॉट डॉग खाते हैं और बिना पैसे दिए निकल जाते हैं? हमने बोला हाँ। हम बोला आप कुछ नहीं करते? हम बोला नहीं। हम बोला क्या कर रहे हो आप? आपके कंट्रोल्स खराब हैं, आपको सुधारना चाहिए, आपको नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसा है तो हमें तो लिखना पड़ेगा कि भाई आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत है। हम नहीं बोल पाएंगे कि आपकी बैलेंस शीट P&L सही है। जॉनी भाई ने बोला यार क्यों नहीं बोल पाओगे बैलेंस शीट P&L सही है? देखो हमने 10 हॉट डॉग बेचे पर पैसे 8 के ही आए, हमने 8 की सेल बुक कर दी। ऑब्वियस सी बात है 10 हॉट डॉग का माल हमने खरीदा था, खर्चा पूरे का बुक हुआ, तो खर्चा पूरा बुक हो गया, सेल 8 की बुक हो गई, अपने आप हमारे प्रॉफिट थोड़े कम हो गए। तो हम गलत क्या कर रहे हैं भाई? अगर हम 10 हॉट डॉग बेचते, 10 के पैसे आते और 2 छुपा लेते या हमारा एम्प्लॉय घर ले जाता, तो हम बोलते हैं कि भैया वो सेल हमें बुक करना चाहिए थी, नहीं करी तो हमने कुछ गलत किया। यहाँ पे तो हमारे पास जितना पैसा आ रहा है हम उतना ही पैसा जमा कर रहे हैं, उतना ही बुक्स में लिख रहे हैं, तो गलत क्या करें? हम बोला हाँ ठीक है पर आप ज़्यादा कमा सकते थे। उन्होंने बोला भाई ज़्यादा कमाने के लिए कल दिन आप बोल दो कि हॉट डॉग 30 की जगह 40 में बेचो तो भी बिकेगा, लोग खरीदेंगे। तो यार हमारा डिसीजन है,
भाई हमको मालूम ही है चोरी होती है, इसलिए हम हॉट डॉग की प्राइस 20 रुपये रख रहे थे पहले तो, क्योंकि हमको तो 5 रुपये का ही पड़ता है। हम बोला चलो 20 की जगह 30 कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी चोरी तो होती है तो अपना एवरेज हो जाएगा। हमारी इच्छा, नॉर्मल लॉस है हमारे लिए, चलता है। और जॉनी भाई ने बोला एक्चुअल में तुम जिस दिन हॉट डॉग खाने तुम्हारे दोस्तों के साथ आए थे ना, तुम्हारे भी टोटल 212 हॉट डॉग हुए थे। तुमने 200 ही बोले, मैंने थोड़ी ना बोला 12 और हुए थे। बोला जॉनी भाई आपको पता है? मैंने बोला हाँ, इतने साल से हॉट डॉग बना रहे हैं यार। बोला जॉनी भाई आपने बोला नहीं। मैंने बोला यार देखो कैसा है, मैं तुमको बोल देता। तुम पहले तो बोलते नहीं नहीं जॉनी भाई कुछ करने में गलती हो गई होगी, कहाँ से प्रूव करते कोई, हम कैमरे तो गिनते नहीं बैठ के। दूसरी बात, तुम बुरा मान जाते अगली बार आते नहीं। तुम बचपन से हमारे यहाँ खा रहे हो, अभी तक तुम सब मिला के तुम्हारे यार दोस्त 1000 ऊपर हॉट डॉग खा गए होगे। और नहीं भी खाए तो एक दिन में तुम 200 हॉट डॉग खिला गए अपने दोस्तों को यार, और क्या चाहिए हमको। तो आदमी को बोलो कि यार तूने गलत किया, कोई फर्क नहीं है, उससे थोड़ा पैसा ही ज्यादा ले लो, फिर वो थोड़े गलत करे, कोई दिक्कत ही नहीं, अपना काम चलता है। हमने बोला नहीं जॉनी भाई फिर भी कंट्रोल तो खराब है, आपको कंट्रोल तो सुधारना पड़ेगा। उन्होंने बोला यार मैं क्यों सुधारूं और कैसे सुधारूं? तो हमने बोला आप एक काम करो, कोई आपके पास है तरीका बताओ, कोई आपके मन में आता है तो। कैसे जॉनी भाई अपने कंट्रोल सुधार सकते हो? है सर सिंपल सा तरीका है जॉनी भाई, कूपन सिस्टम चालू कर दे। हमने बोला कूपन कर दो, पहले पैसे देगा आदमी, उसके बाद हॉट डॉग मिलेगा। जॉनी भाई ने बोला हमने किया था ऐसा पहले, कि कूपन दो उसके बाद हॉट डॉग मिलेगा। हमारी सेल ही आधी हो गई, और चोरी तो फिर भी होती थी। लड़का ने गलती कर दी, कुछ हो गया। उन्होंने बोला यार हमारे यहाँ आदमी माल खरीदने इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा हॉट डॉग का टेस्ट बहुत अच्छा है। तुम बताओ कि एक नंबर हॉट डॉग का टेस्ट है, इससे बेहतर टेस्ट नहीं मिल सकता, बात करते हो। ऐसा भी नहीं है सस्ता है। पास में वड़ा पाव बेचने वाला है, वो 20 रुपए में वड़ा पाव बेचता है, वो ज़्यादा मेहनत करके बनाता है, उसका खर्चा हमसे ज़्यादा है, फिर भी अपना माल ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि क्या है, इंसान को किसी और के लिए रुकना पसंद नहीं है। देखो तुम ऑरेंज लाइट होती है सिग्नल पे, तो आदमी कैसे जान की बाजी दाव पे लगा के 1 मिनट के सिग्नल को बचा लेता है। और वही आदमी आगे जाके दोस्त मिल जाएगा तो उसके लिए 10 मिनट फालतू की गप्पे मार लेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें वो 5 मिनट मोदी जी पे भी चर्चा कर लेगा, जिससे ना मोदी जी को फर्क पड़ रहा है ना दुनिया को। पर उसको 1 मिनट सिग्नल पे रुकना स्वीकार नहीं था। तो आदमी आता है हमारे यहाँ तो क्यों आता है, क्यों? क्योंकि वो बोलता है जॉनी भाई 3 हॉट डॉग, और वो बोलता 30 सेकंड में उसके हाथ में हॉट। हम यार जॉनी भाई बात तो सही बोल रहे हो आप। उन्होंने बोला यार यही तो बात है। तो अपन अपनी सेल थोड़ी ना कम करेंगे कि एक बार आदमी खड़ा रहे कूपन के लिए, फिर कूपन ले, फिर कूपन दे, फिर खड़ा रहे, फिर उसके बाद आज 30 सेकंड में उसको हॉट डॉग मिल रहे हैं, उसको 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे हॉट डॉग मिलने में। हमारे आदमी का, कस्टमर का आज क्या सोचता है यार, चलो यहाँ से निकल रहे हैं, काम करो, भूख लग रही है। भूख लगती है आदमी तो क्या बोलता है यार टाइम लगेगा ऑर्डर करने में, इसलिए कई बार आदमी खाता नहीं है। बोले जॉनी भाई के यहाँ टाइम नहीं लगता है, भूख लग रही है ना, चलो सबसे जल्दी यही देंगे, इसलिए चलता है। यार जॉनी भाई आपको मालूम है मैकडीज वाले ने पूरी बिजनेस चेन ही ऐसी बनाई। बोले क्या बात कर रहे हो? हमने बोला यार हम तो बहुत इम्प्रेस्ड है आपकी सोच से। क्यों? क्योंकि मैकडीज ने यही बोला कि जब आदमी गैस स्टेशन पे गैस भराता है तो खाली बैठे रहता है, तो अगर हम वहाँ पे बने बनाए बर्गर रख देंगे जो सिर्फ गर्म करके दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो चूल्हा रख नहीं सकते, जला नहीं सकते, और जब तक वो गैस भराएगा हम बोलेंगे तेरा गैस जब तक तू भराएगा तब तक तेरा बर्गर रेडी है, जब फास्ट फूड का कंसेप्ट ही नहीं होता था। तो वो ले लेगा और बोलेगा चलो ऐसे ही यार लंबे लंबे रास्ते दूर दूर ट्रैवल करना है, खाते खाते जाएंगे। तो उसने रेडीमेड खाना रखना शुरू कर दिया, कहाँ पर? पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशन पे। और उन्होंने बोला भाई जब तक आपका गैस भरा रहा है तब तक आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, और उसकी भी यही टारगेट थी कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ऑर्डर रेडी होना चाहिए, बढ़िया गर्म करके दे देता, प्री पैक्ड बना हुआ था। चलने लग गया, इतना बड़ा हो गया, आज भी वर्ल्ड का नंबर 1 फूड चेन है, यही लॉजिक पर। उन्होंने बोला यार देख ना, हमको हमारे हिसाब से करने तो तुम उसमें नाक मत अड़ाओ, तुम ऑडिटर हो, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कमेंट करो, इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट करना सही नहीं। तो सवाल ही उठा दोस्तों कि क्या एक ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल के लेवल पे जाना चाहिए, क्या ये उचित होगा? आर वी रियली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, चेक और टॉक अबाउट द इंटरनल कंट्रोल? दिस इज बेसिकली व्हाट माय क्वेश्चन इज।
तो एक चीज़ समझो, हमारा उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं ये रिपोर्ट करना है, तो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करना। हम इंटरनल कंट्रोल एज एन ऑडिटर चेक करते हैं, पर इसलिए चेक नहीं करते ताकि हम उसकी खामियां रिपोर्ट करें। हम सिर्फ इसलिए चेक कर लेते हैं कि कंपनियों के कंट्रोल अच्छे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो फिर हम वहाँ पे चेकिंग कम करके भी ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ समझो, आप जॉनी भाई के हॉट डॉग की दुकान का अगर ऑडिट कर रहे हो तो आप नॉर्मली वहाँ पे खड़े रह के या उनके वाउचर बुक्स देख के सेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और बता सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पर समझो आपको मैकडीज का ऑडिट मिल गया, तो आप बताओ कि आप हर स्टोर पर जाके खड़े रह के चेक करोगे क्या सेल सही बुक हो रही है या नहीं? नहीं। वहाँ पे फिर आप देखोगे कि यार मैकडीज के सेल्स के क्या कंट्रोल है, क्या सिस्टम है। आप देखोगे सारे कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं कि कोई भी आदमी अगर ऑर्डर देता है तो उसमें हाथों हाथ पहले क्या होता है, पंच होता है, पंच होके उसकी स्लिप निकलती है, और वो जो मशीन में पंच करते हैं, हमको यह हमेशा सोचने में आता था कि यार ये अकाउंटिंग कैसे करते होंगे, क्या सीधे इनसे ये टैली या ऐसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है? तो हमने उनका सिस्टम समझा कि भाई जो भी हमारे मशीन है, उन मशीन में जो भी पंचिंग होती है, जैसे ही दिन खत्म होता है उसका पूरा एक रिकॉर्ड का डंप निकाला जाता है और वो डंप दे दिया जाता है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसे अपलोड करता है। वो एज इट इज़ अपलोड हो जाता है और उसके बेसिस पर दिन भर में जितना माल बिका पूरे की सेल बुक हो जाती है। तो हमने जब ये समझा तो हमने बोला कि यार अब अपन एक काम करते हैं, सिस्टम देख लेते हैं कि यार हर जगह का अपलोड होता है कि नहीं, किसी दिन कोई छूट तो नहीं गया, कोई स्टोर का तो नहीं छूट गया। अच्छा, अपलोड होता है तो कोई उसमें बीच में करेक्शन तो नहीं कर सकता है या चेंजेस तो नहीं कर सकता है? ऐसा तो नहीं मैकडीज ही प्रॉफिट बचाने के चक्कर में बोल दे 100 स्टोर का अपलोड ही मत करो, किसको पता पड़ेगा? तो हम सैंपल बेसिस पे, मैकडीज के भारत में 500 स्टोर हैं तो हम सैंपल बेसिस पे एक काम करते हैं, हम 50 स्टोर का चेक करते हैं कि क्या डेली अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 50 स्टोर का हम रैंडम 20 डेट निकालते हैं और मैनेजमेंट को बोलते हैं इन स्टोर की इन 20 डेट की एंट्री दिखाओ तुम्हारे अकाउंटिंग सिस्टम में। हमने जब चेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि सब एकदम प्रॉपर बिना एरर के अपलोड हुआ है। तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया ना उस कंपनी के ऊपर कि हमने बोला ठीक है, हम ज़्यादा चेक किए बिना भी बोल सकते हैं कि आपकी सेल्स सही होगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ऑडिटर को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब अपने को क्या सिर्फ बिल बिल चेक करते जाना है क्या, कि सेल हुई तो बिल चेक कर लो? तो वो तो करना ही है आपको, पर अगर आपके बिल बहुत ज़्यादा हुए तो आप कितना भी कर लो उतना चेक नहीं कर पाओगे। तो फिर बेहतर है कि आप क्या करो, कंट्रोल चेक कर लो। तो क्या ऑडिटर को कंट्रोल्स चेक करने की ज़रूरत है? द आंसर इज उसकी इच्छा। नॉर्मली बड़ी एंटिटी में वो चेक करेगा, छोटी में उसकी इच्छा। उसे चेक करके वो डिसाइड कर सकता है उसको कितनी गहराई में, डिटेल्स में चेक करना है, या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके कंप्यूटर सिस्टम्स पे रिलाई करके थोड़ी बहुत चेकिंग करके भी बोल सकता है सब सही है। तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल चेक करना है या नहीं, ये ऑडिटर का डिसीजन है। चेक किए और खामियां निकली तो ये नहीं है कि ऑडिटर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। उसको डाउट होगा ना तो वो चेकिंग बढ़ा देगा। तो जैसे मैंने चेक किया तो मेरे को देखा कि कंपनी में क्या हो रहा है। सपोज मैकडी की जब चेकिंग करी तो मैंने देखा कि 5-6 स्टोर की नहीं अपलोड हुई थी सेल्स, और बीच बीच के दिनों की सेल्स अपलोड होना रह गई। तो मुझे बहुत डर लगेगा, तो मैं बोलूँगा भैया अब तो मुझे बहुत डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि ये कितनी सेल्स बुक में बुक करने से मिस हो रही है। तो कंट्रोल खराब तो चेकिंग बढ़ेगी, कंट्रोल अच्छे तो चेकिंग कम होगी बस। पर क्या मैं रिपोर्ट करूंगा कि कंपनी के कंट्रोल खराब है? ये सब मैं क्यों करूं यार, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। मुझे कोई दुनिया से हर पाप नहीं मिटाना है कि मैं कंट्रोल की खामियों को रिपोर्ट करूं। पर सर अगर कोई लॉ स्पेसिफिकली बोलते कि नहीं कंट्रोल की खामियों को रिपोर्ट करो तो करना पड़ेगा। जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि जैसे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो क्योंकि वहाँ जनता का पैसा लगा है तो वहाँ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करता ही है, तो उस पर एक रिपोर्ट भी देते हैं कि भैया कंट्रोल में कोई खामियां, डेफिशिएंसीज तो नहीं। तो वो लॉ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इसलिए, अदरवाइज मेरे स्कोप में ये चेक करना नहीं। आपको समझ में आ रहा है? तो उससे एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो कैसे चेक करेगा? तो जैसे अगर मेरे पास एक रेस्टोरेंट का ऑडिट आया और एक सिंगल रेस्टोरेंट है, तो मैं क्या चेक करूंगा? वहाँ पे सेल प्रॉपर हो रही है नहीं, बिल कट रहे हैं, उसकी एंट्री हो रही है, जीएसटी पे हो रहा है। और उसकी एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है तो फिर मैं वहाँ सिस्टम चेक करूंगा कि भैया कंप्यूटर में कैसे एंट्री डलती है, कैसे सेल्स बुक होती है, और उस पर कॉन्फिडेंस आ गया तो चेकिंग। चलिए अगला सवाल, ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो ऑडिटर से एक सवाल अगला पूछा गया है कि क्या कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना?
लॉ एंड रेगुलेशन मतलब कानून और कानून के नियम का। तो एक कंपनी पे कितने कानून लगते हैं? कई सारे। आज भारत में अगर आपको एक होटल खोलना है तो 50 से ऊपर कानून आज की तारीख में आप पे लगेंगे हैं। हाँ, होटल फुल फ्लेजेड 5 स्टार होटल खोलना है ना, तो सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल का, फिर उसके बाद में वहाँ से वेस्ट निकलेगा उसके डिस्पोजल का, उसके बाद में आप अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखोगे, यानी कि बदली बेसिस पे लेबर बुलाओगे। भाई शादी ब्याहों का कोई कार्यक्रम है तो उसके ऊपर अलग लॉ है। मिनिमम वेजेस, पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये तो लगते ही हैं। फिर लग्जरी टैक्स, कमर्शियल टैक्स, ढेर प्रकार के टैक्स। फिर आपको फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी का लाइसेंस लेना है, लिकर का लाइसेंस लेना है। अलग अलग प्रकार के कानून का आपको पालन करना पड़ता है। स्विमिंग पूल अगर आपको गहराई वाला बनाना है तो उसका अलग लाइसेंस होता है, लाइफ गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जमाने भर के नॉर्म्स है सरकार के, सब आपको क्या करना है। तो ऐसे ही हम एक ऑडिट पर गए। और आप बताइए दोस्तों, ऑडिट की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आप ऑडिट में कहाँ से शुरू करोगे? सर चाय। बहुत बढ़िया बेटा। हमने बोला यार क्लाइंट को, सर चाय पिला दो। बढ़िया, चाय से शुरू करेंगे। दिन का टाइम गया, थोड़ी सुस्ती आ रही, चाय से बढ़िया हो जाए। तो हम ऑडिट करने गए एक दिन और हमने बोला कि यार चाय बुलवाई जाए। मैनेजमेंट ने चाय बुलवाई और चाय ये छोटू लेकर आया। ये जो दिख रहा है ना, ये छोटू चाय लेके आया। हमने बोला भाई तू यहाँ क्या कर रहे? उसने बोला बाबूजी मैं यहाँ काम करता हूँ। बोला कब से? बोला 2 साल से। बोला चाय पिला रहे? बोले हाँ। बोला उम्र क्या है तेरी? बोले 2 साल पहले 10 साल थी। हमने बोला तो 12 बोलना। उसने बोला गिनती नहीं आती थी। हमने मैनेजमेंट को बोला कि यार ये तो बाल श्रमिक है। भारत में 14 साल से कम के लोगों से आप काम नहीं करा सकते किसी भी संस्थान में। बोला ये तो बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबर है, प्रोहिबिटेड है। मैनेजमेंट ने बोला तो ठीक है, इसको नौकरी से निकाल देते हैं और इसकी बीमार माँ को बीमार रहने देते हैं। कि दवाइयों का खर्चा फिर ये कभी जो उठा पा रहा है वो नहीं उठा पाएगा। हमला यार मदद करनी है तो तुम्हें ऐसे ही करता हूँ, काम नहीं करा सकते, इलीगल है। मैनेजर ने बोला इसे बहुत मदद करी है पर ये इतना खुददार है। इसने बोला नहीं बाबूजी बहुत मदद हो गई, अब काम करके मदद लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। हमला यार छोटू। छोटू ने बोला हाँ बात सही। हमला पर यार ये ऐसे अलाउड थोड़ी ना है। मैनेजमेंट ने बोला इधर आओ, वो देखो ऊपर। बोला क्या देख रहा है? बोले चिमनी से दिख रहा है धुआं निकल रहा है। हमला दिख रहा है। बोले कौन से कलर का? हमला काला। बोले ये गलत है। हमला है। बोले गलत है, नियम के अनुसार चिमनी से काला धुआं निकलता है तो ये गलत है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आके फैक्ट्री बंद कर सकती है हमारी। हमला है पर ये तो इतनी सारी फैक्ट्रियां आसपास सभी से निकलता हुआ दिख रहा है हमें। वो तो वही तो बात बोल रहे हैं आप। हम बुलाओ, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग देख रहा हूँ? हमने बोला हाँ दिख रही है। बोले गिनो कितने माले की? हमने बोला ये और इसके ऊपर एक और छत डली हुई है आपने टीन शेड की, और एक बना रखा है थोड़ा कच्चा, कंस्ट्रक्शन भी दिख रहा है हमको। बोला इलीगल है। हमला मतलब? बोला परमिशन लेना पड़ती है टाउन और कंट्री प्लानिंग से, हमारे पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने की परमिशन है, फिर भी हमने ऊपर एक फ्लोर बना दिया। हमला हाँ वो तो घर पे हमारे भी बाबूजी ने बनवाई, हमको ऐसा कुछ है पता, ऐसा होता है। हमने बोला फिर? तो हमने बोला हम रिपोर्ट कर देंगे कि ये सब गलत हो रहा है। मैनेजमेंट ने बोला अबे ये 2 कानून तो तुझे पता ही नहीं थे, मैंने बताया तुझे, और ऐसे 20 और है जो हमारे ऊपर लगते हैं तो पता जो आपको पता नहीं होंगे, जो तुझे पता नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि जो तुमको चाइल्ड लेबर दिख गया और रिपोर्ट करोगे। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ऑडिटर को सारे लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंसेस रिपोर्ट करने हैं क्या? कि कानून के सारे कानून के पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है यार, ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। कैसे, कितने लॉज चेक करूंगा मैं? तो एक चीज समझना,
जब आप ऑडिट करते हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, इसलिए वो जो लॉज एंड रेगुलेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है बस वही चेक करना है, बाकी नहीं। ऑडिट समझो पहले करना क्या है कि किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ तो तुमको एग्जैक्टली बताओ, तो सारे कानून चेक करने मत बैठ जाना। कौन से चेक करना है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, मिनिमम वेजेस, पीएफ, ईएसआई, क्योंकि ये सैलरी को अफेक्ट करेगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पी&एल को अफेक्ट करेगा। पर ये चाइल्ड लेबर, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अपन पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप चेक नहीं कर रहे हो पर फिर भी आपके सामने अगर कोई लॉ का उल्लंघन, नॉन कंप्लायंस, उल्लंघन अगर आपको दिख जाए जिससे कंपनी पे मेजर पेनल्टी लग सकती है, तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनीवेज, तो मैं अभी क्या बता रहा था आपको, अपने को बेसिकली डिस्कस क्या करना है कि हमारा स्कोप क्या है। एज एन ऑडिटर हम क्या चेक करते हैं? क्या इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे अपनी इच्छा? क्या लॉ एंड रेगुलेशन चेक करेंगे सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं? पर अगर दूसरों की भी गलतियां दिख गई, चेक नहीं करी पर सामने आ गई, तो क्या रिपोर्ट करना पड़ सकता है अगर पेनल्टी मेजर लग सकती है तो, क्योंकि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट आ सकता है। इसी तरह से क्वालिटी इश्यूज। एक कंपनी ज्वेलरी बेचती थी, ये कह के कि प्योर गोल्ड की है। एक दिन उसकी ज्वेलरी एक हमने खरीदी, हमारी फ्रेंड को वैलेंटाइन पर गिफ्ट की, उसने देखा फेंक दी। उसने बोला क्या कर रही है वे, प्योर गोल्ड की है। उसने बोला मिलावट वाली है, मिलावट वाले आदमी, तुझसे यही उम्मीद थी। हमने बोला ये माइंड योर लैंग्वेज। उसने बोला व्हाट माइंड योर लैंग्वेज, प्योर गोल्ड की ई रिंग बोल के मिलावट वाली देते हो? हमने बोला अरे मिलावट की नहीं है, हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वहां से लेके आए, वो प्योर गोल्ड की बेचते। बोला मैं तो देख के ही समझ गई, हर वैलेंटाइन मुझे कोई ना कोई रिंग गिफ्ट करता है वह। उसने बोला फॉरगेट इट। हम गए कंपनी के पास, हमने बोला यार ये मिलावट की है क्या? कंपनी वाले कुछ बोले नहीं। हमने बोला हम फैक्ट्री में जाएंगे ऑडिट चेक करने के लिए। हम फैक्ट्री में गए तो हमने देखा कि वहां पे कुछ चमकता हुआ धातु रखा हुआ था। हमने बोला ये मेटल क्या है इतना चमक रहा है? उन्होंने बोला पीतल। हम बोला है ये पीतल क्या कर रहा है, तुम तो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हो ना। उन्होंने बोला अरे सर बोलने की बातें हैं, सब मिलावट है, गोल्ड ज्वेलरी में भी मिलावट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मिला भी दो तो क्यों। अरे ये क्या आ गया उस सरी। तो कंपनी का कहना है कि जब ये दुनिया पित्तल दी है तो फिर अपन थोड़ी ना कोई बेबी डॉल है जो सोने दी रहेंगे। ये दुनिया, ये दुनिया फिर दी, ये दुनिया पित्तल दी और बेबी डॉल ही सोने की। तो कंपनी बोल रही है कि भैया हम तो क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला यार तुम गलत काम कर रहे हो। उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमारी एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है प्योर गोल्ड, एक छोटा सा स्टार है, स्टार में नीचे लगाया रहता है कि हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ी बहुत मिलावट है, तो कोई केसेस भी तुम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। हमने बोला पर यार ये मिसलीडिंग है। उन्होंने बोला जो भी है तो ही है, ऐसे ही धंधा चल रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, तुम ऑडिट कर रहे हो कंपनी का जो आयुर्वेदिक दवाइयां बोल रही है बेचती है जबकि उसमें केमिकल मिला रही है। तुम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो बोल रहा है ये प्योर वेजिटेरियन है जबकि उसमें नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट्स मिला रहा है। क्या ये सारे झूठ तुम रिपोर्ट करोगे? मुद्दे की बात यह दोस्तों कि भाई इससे कंपनी पे कोई पेनल्टी लग रही है या लगी है या कोई केस बना है तो बात अलग है, अदरवाइज ये सब मेरे स्कोप में। तो एक चीज समझ लेना दोस्तों, ऑडिटर का दायरा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें वो चेक करना है, हमें सारी चीजें चेक नहीं करना है। ये क्वालिटी इश्यूज वगैरह हम चेक नहीं करेंगे। इंटर में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। while doing an audit of a particular company you found that that particular company is selling jewelry made out of impure gold advertised as jewelry of pure gold, is an auditor required to report? हमारे स्कोप के बाहर। एंड प्रोप्राइटरी इश्यूज, कई बार आपको ऑडिट के दौरान ऐसा लगेगा कि कंपनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है। प्रोप्राइटरी मतलब अगर मैं ओनर होता तो मैं ऐसा नहीं करता, प्रोप्राइटर होता, मैं अगर ओनर होता तो नहीं करता, पर कंपनी कर रही है तो क्या आपको उसे रिपोर्ट करना है? नहीं भैया, आपका काम क्या है? जो कंपनी ने खर्चा किया है चेक करना, सही है नहीं है रिपोर्ट करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंदौर में एक बहुत बड़ी जगह का ऑक्शन हुआ मॉल बनाने के लिए। रिलायंस, डीएलएफ, ऐसी कई कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया। हाईएस्ट रिलायंस का टेंडर था और उसकी बिड थी 580 करोड़ की। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बाकी जितने लोग थे उन सबकी बिड 300 करोड़ और उससे थोड़े कम की थी। यानी कि हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट बिड में 280 करोड़ का डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, अब आपने टेंडर में एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो उस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेक्निकली बिड तो ऑनर करना पड़ेगी।
देखो कंपनी को नुकसान हुआ क्या। तुम खुद सोचो, कंपनी के एम्प्लॉय ने कैसी बेवकूफ़ी कर दी। माना कि अपने को नहीं पता था दूसरे क्या देते, पर आपको मार्केट का अंदाजा तो लेना चाहिए था कि कंपटीशन कहाँ तक जाएगा। अगर आप 301 करोड़ में टेंडर भरते, लक्की होते आप, 301 ही भरते तो भी आपको मिल जाता। आपने 580 दिए, यानी कि आपने एक जमीन खरीदने के लिए क्या किया, डबल पैसे दे दिए जितने बनते थे, ऑलमोस्ट पूरे नहीं थे। कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, पैसा जनता का लगा हुआ है, तो क्या ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी। कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया। देखो अगर आदमी मिला हुआ होता तो सरकार की जमीन थी, क्या मिला हुआ होगा? मिला हुआ होता तो बात अलग होती, पर उसने कोई मिला हुआ नहीं था, बस उससे गलती हो गई। तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है कंपनी के शेयर होल्डर के पैसे के। पर क्या ऐसे मैटर में रिपोर्ट करूंगा तो ऑडिटर इन सब चीजों में नहीं जाता है भैया, कि भैया बिजली बंद होना चाहिए थी, चालू रहती है आपके यहाँ, बहुत बिजली का खर्चा। ये इस तरह की चीजें ऑडिटर नहीं बोलता है, हमारे स्कोप से बाहर है। हमें क्या चेक करना है, खर्चा हुआ है, बिल है, ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, पर्सनल तो नहीं है, खत्म। अब कम हो सकता था, सस्ते में ले सकते थे, ये सब नहीं सोचना है आपको। तो हमारा दायरा सीमित है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये चेक करके हम क्या बनाते हैं बेटा, इससे हम बेसिकली बनाते हैं ओपिनियन। ओपिनियन का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, उसको बाद में डिस्कस करें। तो ये सब करके देन व्हाट वी डू इज वी क्रिएट एन ओपिनियन। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ओपिनियन? द ओपिनियन बेसिकली इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू की क्या कहानी है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तब आप समझिए दोस्तों कि नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, इसको अगर मैं आपको बस दो चार्ट से बताऊं तो ये डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को अब आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप कैसे शायद याद भी रख पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, अपन अभी इसको डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट, क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका? एक एंटिटी का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऑडिट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का होता है, मंदिरों को भी ऑडिट कराना है, क्योंकि वहां पे भी पैसा किसी और का रखा है और ट्रस्टी कोई और है और उसको मैनेज करने वाले गवर्निंग बॉडीज या मैनेजमेंट के लोग कोई और है। So it can be of any entity, profit oriented or not, of any nature or size, बड़ी या छोटी, बैंक या नॉन बैंकिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, कोई भी नेचर का बिजनेस हो, कोई भी साइज हो, प्रॉफिट हो या नहीं हो, सबका हो सकता है ये। पर किसका ऑडिट है? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its nature or size of business, which is conducted when such an examination is conducted with a view to form and express an opinion thereon. तो ओपिनियन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक आपको क्या समझ में आ गया? दिस इज बेसिकली योर डेफिनेशन ऑफ। ये चार्ट्स हैं, अपन इसको ब्रह्मांड से कवर करेंगे, ये तो ब्रीफ में बताएंगे। एनीवेज खैर, अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो व्हाट वी आल्सो हैव इज, जैसे अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बता देता हूँ। चलिए, तो ये डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो न्यू स्कीम का सिलेबस है, इन केस कभी आपको ओल्ड स्कीम की जानकारी और अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो मैं आपको ब्रीफ में इस सिलेबस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सिलेबस में ज़्यादातर टॉपिक्स जो अब आपके दिए गए हैं वो सब स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स? ये जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा था ये सब गहराई में ICAI ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे समझाई है। जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड तुमने सुने होंगे, वैसे ही ऑडिट के होते हैं कि एक आइडियल ऑडिट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चेक करना है, कैसे करना है। तो ये सारे चैप्टर उस पर बेस्ड। पहला चैप्टर ऑडिट समझाएगा, दूसरा चैप्टर आपको बोलेगा कि भाई आप ऑडिट शुरू करोगे तो कैसे प्लान करके ऑडिट बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना होता है ना। जैसे तुम कभी क्रिकेट का मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वालों से मैच है तो तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि यार उसका यही बैट्समैन सबसे खतरनाक है, इसी को रोकना है किसी तरह से। तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनता है, फिर ऑडिट शुरू होता है। फिर ऑडिट जब शुरू करते हैं ना तो जाके पहले कंपनी को समझते हैं कि बिजनेस क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसे रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। उसके इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं, खासतौर पे बड़े बिजनेस में, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया। तो अब आप ये टर्म समझ पा रहे हो मैं क्या,
फिर आप एक एक करके अपने एविडेंस गैदर करते हो। जैसे जज साहब अगर ओपिनियन देते हैं तो कैसे देते हैं, एविडेंसेस के आधार पे। ऐसे ही ऑडिटर भी ओपिनियन देता है तो कैसे देगा, उसको जो एविडेंस सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पे, और इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक एक चीज, बैलेंस शीट की एक एक आइटम, P&L की एक एक आइटम कैसे ऑडिट करना है ये सिखाई गई है। कि परचेज कैसे चेक करोगे, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसे आप फिक्स्ड एसेट कहते थे कैसे चेक करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे चेक करोगे। तो यहाँ वो सब करके फिर आप डॉक्यूमेंट यानी आप अपने वर्किंग पेपर नोटबुक बनाओगे, और फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा ऑडिट, तो आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके शुरू के ये जितने चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर ऐसा तो नहीं बोलेंगे पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, कुछ उसके ऊपर बेस्ड है, बट ये सारे चैप्टर तुमको क्या सिखाएंगे कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी मैंने आईटीसी की बैलेंस शीट दिखाई, ऐसी कुछ तुम्हारे साथ हो, P&L हो, तो उसको ऑडिट कैसे करना है। ये सारे चैप्टर मिला के बस इतनी बात करेंगे। फिर अलग अलग एंटिटी में चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि बैंक्स के केस में तुम्हारा P&L बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे मेजर इंटरेस्ट होगा, वहाँ ज़्यादातर लोन लेने देने के काम होंगे, वहाँ पीपी वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंटिटीज जैसे बैंक, और दूसरी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन तरह की एंटिटीज के ऑडिट के 2 चैप्टर हैं। तो जिसमें बैंक एक बड़ा डिस्कशन है तो अलग कर दिया, और बाकी बहुत सारी एंटिटीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाल दी। और इसके बाद में एथिक्स का एक डिस्कशन है, ये नया टॉपिक ऐड किया गया। आपके कोर्स से कंपनी ऑडिट जो पहले हुआ करता था उसको हटा दिया, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट होता था पहले, वो हटा दिया गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। तो ये आपका प्राइमरली क्या है, दिस इज योर मोरल द सिलेबस विच यू हैव टू कवर। कैसे हम कवर करेंगे सर इसको, आ जाओ। हमारी 100 आवर्स की मैक्सिमम बैच होना चाहिए जिसमें पूरा कंटेंट कवर हो जाना चाहिए। हमारा एक सेशन रफली 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर 45 मिनट्स के बीच का होगा, और उस तरह से हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप। तो आप ये कह सकते हो रफली 60 सेशंस होंगे, हम इसे पार्ट भी करते हैं, तो टोटल 3-3 घंटे के आप बोल सकते हो कि हमारे 30 ऑड सेशंस होंगे, या 1.5 आवर 1.5 आवर के 60 सेशन, ऐसा लेक्चर 1 पार्ट ए पार्ट बी ऐसा करके। आपको देखना कैसे है, तो अगर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो आप 1.5 घंटा रोज देखेंगे रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स। अगर आप अभी ऑडिट एक साथ करना चाह रहे हैं तो आप 3 घंटे एक साथ देख सकते हो, एक दिन में आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसमें हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे आईसीआई के मटेरियल का, प्लस कॉन्सेप्ट्स के साथ, और सारे क्वेश्चन आंसर जो आईसीआई के मटेरियल में दिए हैं, प्लस क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक पिछले एक कोर्स जैसे ही हैं, तो वो सारी चीज़ों के पिछले कोर्स के जो मटेरियल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, आरटीपी, एमटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, वो सब आएंगे। वो सब आपको क्या सर आईसीआई के मॉड्यूल से देखना है या उसकी भी आप बुक दोगे, सब मैं दूंगा। इसे बोलते हैं क्वेश्चन आर्थ, इस तरह की आपको बुक मिलेगी। ये क्वेश्चन आर्थ में क्या होता है, ये क्वेश्चन उसके आंसर। सर ये क्या लगे हुए हैं पास में, अरे ये बहुत ही गजब चीज़ है। सर क्या है बताओ ना, जानना चाहते हो, आओ बता। दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज क्वेश्चन आर्थ बेटा। क्वेश्चन आर्थ में एग्जैक्टली होता क्या है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास है, और उस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन भी है, और साथ में रेफरेंस भी आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। जैसे स्टडी मटेरियल है, यानी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आया है। कहीं पे लिखा हुआ है जैसे मई 2023, तो इसका मतलब ये मई 2023 की एग्जाम्स में पूछा गया है, इस तरह से। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ QR कोड, ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको फास्ट की एक एंड्रॉयड ऐप का एक्सेस मिलेगा बेटा। ये ऐप कुछ इस तरह की है आपकी, आप देखेंगे इसमें। तो इन दिस पर्टिकुलर फास्ट ऐप जब आप इसके अंदर जाएंगे तो व्हाट यू विल बी एबल टू फाइंड इज, आपके सब्सक्रिप्शन में आपको कोर्स दिखेगा आपका। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये जो आपकी बैच है स्टूडेंट वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मेरे पास जिसका सब्सक्रिप्शन है अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो इसमें जैसे बुक्स है, ये फाइनल की हमारी जैसे क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑडियो नोट्स हमने बना रखे। तो ये ऑडियो नोट्स का मतलब क्या है, आप इसे स्कैन करोगे तो ये सीधे उठा के आपको ये ऑडियो नोट ओपन कर देगा, और आप जब एनरोल करेंगे तो आपको प्रोसीजर दिया जाएगा एक्टिवेट करने का। ये किया, आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं।
Usually, such questions are only asked in the exam when such topics are for the first time introduced, as it was done in 2016. It has two part. First, ऐसे हर क्वेश्चन की आपको कमेंट्री मिलेगी, अभी अपडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, रेडी होते जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है, जब आप एग्जाम से पहले भी कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, किसी में भी डाउट आए तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे यहाँ से ऑडियो नोट सुन लो, 99% आपका डाउट क्या होगा तो सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये बुक आपके पास प्रिंटेड रहेगी, तो ये फीचर है स्कैन क्यूआर का, आप इसे स्कैन क्यूआर करिए और ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक्सेस कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, सीधे क्वेश्चन उठा के दे देगा। हालांकि अभी क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है तो वो इसको क्या नहीं दिखाएगा, मुझे इसको एक्सेस करने नहीं देगा, बट एज सच आपके पास एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा तो आप इसे देख पाओगे। यही नहीं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का ऑडियो सुना और आपको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपने उस ऑडियो को ओपन किया और उसी के नीचे आपको टैब मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछने की फैसिलिटी मिलेगी। चलिए, कुछ नेटवर्क रीसेट हो गया, तो आप यहीं पर क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन ऑन इट। क्या मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन पुट अप करने का, जो सीधे बैकएंड पर आ जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेरी रेज करना है, आप ऐड क्वेरी पे जाइए, आप यहाँ प्लस करिए, आपकी जो भी क्वेरी है टाइप कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, आपको बैकएंड से आंसर आ जाएगा। हमें लगता है कोई क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो ये क्वेरी फॉर्म में होती है। तो जैसे ये क्वेरी है, दिस इज़ माई क्वेरी, एक मैंने ऐसे रैंडम क्वेरी डाली थी दिखाने के लिए, तो ऐसी कोई भी अच्छी क्वेरी होगी तो हम यहाँ डाल देंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछी तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी फीचर हो गया क्या, कि आप बढ़िया इस क्वेरी को यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, और आपको ये देख के सपोज ऐसा लगता है कि ओ यही तो मेरी क्वेरी थी, इसका जवाब ऑलरेडी है, तो आपको लिख के देने का भी क्या होगा, समय बच जाए। चलिए, तो ये आपकी क्वेश्चन बैंक में ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अपन क्लास में भी सॉल्व करेंगे, प्लस आपके पास बैकअप में भी रहेंगे। कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं तो क्लास में सॉल्व ना भी हो, बट मेजॉरिटी हम क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपको बुक टोटल कितनी मिलेगी, एक आपकी डिटेल बुक होगी जिससे क्लास में पढ़ेंगे, उसके साथ में ही हम क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू बुक में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो आके आपके अब आपके सिलेबस में एमसीक्यूज आते हैं, और फिर ड्रोन चार्ट्स होंगे जो मैंने भी आपको बताया, जिसमें समरीज होती हैं जो बहुत ईजी कर देती है रिविजन को। पेपर 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव आते हैं। अभी तक का अगर आप पास्ट पेपर पैटर्न देखोगे तो इंस्टीट्यूट क्या करता था, 2-2 मार्क के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो नॉर्मली क्या होता था, 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, जिसमें 2 में से 2 आप स्कोर कर सकते हो, 16 मार्क। और इसके अलावा फिर आपका जो बाकी का पेपर होता था, उस बाकी के पेपर में 2 मार्क के इसमें से आपको अटेम्प्ट 7 ही करना होते थे, एक ऑप्शन में जाता था, तो 14 मार्क्स का आता था। ये जो ओल्ड कोर्स में होता था, वो आगे भी यही रहेगा नहीं पता नहीं, पर शायद यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता था, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 आते थे। ये जितने भी क्वेश्चंस होते थे, इनके अंदर 3 पार्ट होते थे, ए, बी और सी। ये होते थे 5-5, 4 मार्क के। कभी ऐसा भी होता था कि 4 पार्ट हो जाते थे 3-3, 2-2 के, सॉरी आई मीन 14 मार्क्स का है तो वो कैसे भी ब्रेकअप कर दें, एज इन 5-5, 2-2, 5-3-3, इस तरह से 4 करके कुछ भी कर दें। और आपको 2 to 6 यानी टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते थे, यानी एक ऑप्शनल आता था। तो 14 प्लस 4 क्वेश्चन ऑफ 14, टोटल 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आता है। 3 घंटे में आपको पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा लिखना होता था, ऑब्जेक्टिव ऐसा ही गोले बनाने वाला जैसा आप फाउंडेशन में देखते थे। टोटल 3 आवर्स आपको इसके लिए मिलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्लास में टोटल ड्यूरेशन में हमारे 5 टेस्ट होंगे। आप यूँ समझ लो कि अगर हमारे लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.5 आवर्स के 60 लेक्चर्स हैं रफली, तो इसका मतलब क्या होएगा, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 10 to 15 लेक्चर्स वील हैव 1 टेस्ट जिसमें पुराना टॉपिक है। अगले टेस्ट में फिर अगले 15 दिन का आएगा, और पूरा कोर्स होने के बाद पूरे टॉपिक्स का एक टेस्ट होगा। हर टेस्ट के पेपर आपको इवैल्यूएट विद फीडबैक, आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन पे कि इसमें ये गलत लिखा, इसमें ये सही लिखा। एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को फीडबैक मिलेगा, हाँ, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सबके बच्चों को। मेरे बारे में तो मैं एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट दोनों सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट पे लेता हूँ, यानी 600 में से 200 मार्क मेरे हवाले कर दो। एंड फाइनल में अगेन आई टेक 2 सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड
सिंपल सा सिस्टम है अकाउंट्स और ऑडिट। सीए को इन दो चीज़ों का एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए अपन ने ये दो ही सब्जेक्ट हाथ में रखे। मैंने खुद 2003 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया था, ऑल इंडिया 46 रैंक थी सीए फाइनल्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया। आईटीसी में इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था 3 साल तक, बहुत कुछ ऑडिट सीखा समझा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अप्लाई करे वहाँ। फिर उसके बाद हमने 2006 से फास्ट शुरू किया। पिछले 16-17 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं यही सब्जेक्ट इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी ऐप फास्ट की तरफ से आपको क्या मिलेगा, तो ये ऐप में आपको ऑलमोस्ट जितनी किताबें, सब किताबें आपको डिजिटली मिलेगी। आप ऑन द गो कहीं पर भी जाके कोई भी किताब ओपन करके कोई भी पेज ढूंढ के पढ़ सकते हो, कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आखिरी में रिवीजन के लिए फिजिकल बुक्स काम आती है, तो फिजिकल को ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये ऐड करेगा। क्वेश्चंस आप वहाँ से पूछ सकते हो, नहीं तो ईमेल पे पूछ सकते हो। एक ईमेल आईडी दिया रहता है letfastsolve@gmail.com, बुक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेल डालकर क्वेरीज पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट करना है तो 9200079000 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ओनली चैट मैसेजेस। कभी कोई ज़रूरत बात है बात करने की, आप टाइम लेके बता सकते हैं, आई विल गिव यू अ टाइम, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको फास्ट स्टूडेंट केयर पे बात करना है तो वो सब नंबर्स आपको दिए हुए हैं किताबों में, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर ऑल टेक्निकल इश्यूज। faststudentcare@gmail.com पे बाकी सारे मुद्दे, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो letfastsolve@gmail.com लिखा हुआ है सब किताबों में, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। बाकी ऑडियो पॉड्स का आपका एक्सेस मिलेगा, क्लास पूरी होने के बाद हमारे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब या फास्ट की ऐप पे आपको मिलेंगे, सब चीज़ें आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। आपकी तैयारी हमारे साथ लेक्चर्स खत्म होने तक की नहीं, आपकी एग्जाम तक रहेगी, और फिर उसके बाद सीए फाइनल की भी, क्योंकि फाइनल में भी याद करेंगे हम आपको और आप हमें। तो ये सिंपल सा अपना एक इंट्रोडक्शन है, छोटा सा बैच के बारे में, एक ओवरऑल करिकुलम के बारे में, कैसे कवर करेंगे सारी चीज़ों को, और एक ब्रीफ डेफिनेशन ऑडिट की। आगे अब अपन अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, एंड देन लेट्स कनेक्ट बैक इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। और जो पहला टॉपिक अपन ने शुरू किया उसको अब पूरा पढ़ेंगे, आज सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा इनपुट दिया। थैंक यू।